तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो जैसा कि आप सभी लोग मॉर्निंग में उठ गए हो, तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि आज का दिन आप लोग कैसे अपना एंजॉय करने वाले हो? क्या आप लोगों ने अपना दिन प्लान किया है कि कैसे आप लोग अपने दिन को लेकर चलने वाले हो? और क्या आप लोग ने ये डिसाइड किया है कि जब आप लोगों का दिन जो आज का कंप्लीट होगा कि हम लोग उसको रात में सोने से पहले एक बार एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने आज का दिन यूटिलाइज किया है? आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जिन्होंने ये सारी चीजें डिसाइड की है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का दिन है जो है काफी शानदार रहने वाला है हमारा डिस्कशन का। 23 दिसंबर है, पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। तो जहां जहां पर जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सारी कवर करूंगा मैं, एक एक पॉइंट आप लोगों का। और इसमें दो पार्ट में ये डिवाइड होगा। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे काफी डिटेल में, और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एडिटोरियल सुनने से और किस तरीके से आप लोग काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। क्योंकि कई सारे ऐसे एंगल रहते हैं जो कई बार तो मुझे भी पता नहीं चलता है कि अच्छा इस तरीके से भी सोच सकते हैं। सोचो, वो सारे एंगल आप लोगों को एडिटोरियल में मिल जाते हैं। तो जब भी आप लोग किसी चीज का डिस्कस कर रहे होते हैं किसी के साथ में, या फिर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, या फिर आप लोग इसको किसी को समझा रहे होते हैं, तो भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और इंटरव्यू में आप लोग का एक माइंडसेट डेवलप करेगा किसी चीज को लेकर, तो ये सारा काम एडिटोरियल करता है। न्यूज एनालिसिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले जो एक न्यूज आप लोगों में से एक बच्चे के साथ द्वारा मेरे साथ में शेयर की गई, तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो खासकर कवर की गई अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा। और भी कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, आप लोग देखकर इसको हैरान हो जाओगे। न्यूज़पेपर के द्वारा भी पूरा आर्टिकल यहां पर कवर किया गया और बोला गया नोबेल प्राइज फॉर चीटिंग, यानी कि जिस तरीके से इंसान चीटिंग कर रहा है तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये तो रियलिटी है यहाँ पर। और यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर है जिनके द्वारा ये पूरी जो वीडियो है ये शेयर की गई। उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हो रहा था, तो उसमें ये चीटिंग करता हुआ बच्चा पकड़ा गया। बच्चा क्या, बस बेसिकली एक तरीके से शैतान दिमाग बोल सकते हैं। इतनी हिम्मत अगर ये जो है अगर अपनी पढ़ाई में लगाता तो कुछ और ही देखने को मिलता। मतलब कानों में जो है अपना जो बेसिकली नहीं छोटे छोटे जो माइक्रोफोन होते हैं वो डाल के लेके गया। और सबसे बड़ी बात तो मुझे लगी जब मेटल डिटेक्टर यूज किया गया इसके सर पर, तो एक अलग ही माहौल देखने को मिला। यानी कि जैसे मेटल डिटेक्टर इसके सर पर लगाया तो सर से टो 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 की आवाज आने लगी। तो फिर जब यहां पर इसको चेक किया गया तो पता चला भाई साहब विग लगा रखे थे। यानी कि जितना एक्सपेरिमेंट इसने इन हरकतों में किया है, अगर इसका आधा भी ये मेहनत कर पढ़ाई करने में लगता तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ये नंबर ले आता। पर लेकिन आप लोग देखें यहाँ पर ये पूरी विग लगा के गया ये इंसान, और जब देखा तो उसके अंदर मेटल डिटेक्टर से पता चला कि इसके अंदर पूरा सिस्टम था कि नकल करने का पूरा जुगाड़ इसने कर रखा था। और कान में जो थे बहुत ही छोटे छोटे ईयरफोन, नहीं होते एक तरीके से एक माइक्रो ईयरफोन लगा रखे थे इसने, ताकि सारे क्वेश्चन के आंसर जो है बाहर से इसको पता चलते रहे। तो इतनी मेहनत अगर इंसान पढ़ने में लगा ले तो क्या हो। ऐसा ही अभी ये केस यहाँ पर देखने को मिला, ये आज के ही न्यूज़पेपर का केस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये गुजरात के अंदर में हेड क्लर्क का यहाँ पर पेपर था, तो उसको कैंसिल करना पड़ गया। रीजन क्या था, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से पेपर जो है वो लीक होता पाया गया। अभी ऐसे इतने केसेस देखने को मिलते हैं हर एक राज्य में, खासकर अगर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर आप लोग बात करेंगे तो ये एक ऐसा इशू बन चुका है जिसके बारे में आज के डेट में एक अलग ही लेवल का डिस्कशन होना चाहिए। सोचो यार, एक बच्चा होता है बेसिकली जो घर से निकल कर आता है और अपने माँ बाप का जो जिंदगी भर की कमाई होती है एक तरीके से उसमें बहुत सारे माँ बाप पूरी लगा देते हैं बच्चे पर, जब आईआईटी कोचिंग करवाते हैं, यूपीएससी कोचिंग करवाते हैं, और फिर वो मेहनत करता है अपने घर से दूर रहकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। और उस टाइम पर उसकी मेहनत जो है वो कुछ ऐसे लोग लेकर चले जाते हैं जो कि उस चीज के लिए डिजर्व भी नहीं करते हैं। तो क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? अपनी जिंदगी के एक ऐसा टाइम जब इंसान एंजॉय कर सकता है लाइफ को किसी और फील्ड में भी जाकर अपनी जिंदगी को, उस टाइम पर पढ़ रहा होता है, अपनी जिंदगी का पूरा एक बेहतरीन, अपनी जवानी का एक बेहतरीन टाइम दे रहा होता है। तो क्या इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? आप लोग क्या रहे इसके बारे में? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन कौन से एग्जाम की आप लोग तैयारी करें और उसमें कहां कहां पर चीटिंग के ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले, तो कमेंट बॉक्स भर जाएगा। आप लोग खुद देखना, देखिए कमेंट करिए आप लोग किस किस ने ऐसे कितने एग्जाम है जो आप लोग के राज्य में कैंसिल हुए यहाँ पर चीटिंग के मुद्दे को लेकर, आप लोगों को भी पता होगा। और देखिएगा कितने सारे केसेस निकल कर आएंगे, बताइए जरा इसके बारे में। और फिर देखिएगा क्या इशू चल रहा है देश के अंदर। तो यार ये दिल दुखता है जब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि एक साइड में मेहनत करने वाला बच्चा है और एक साइड में ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा मुद्दा बने ना यार कहीं पर, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, और कोई भी यहाँ पर आप लोग अगर आवाज नहीं उठाओगे तो कोई नहीं सुनेगा, और ऐसी चीजें चलती रहेंगी। और फिर वो जो कि हकदार नहीं है उस चीज के, वो उस चीज को एंजॉय करते रहेंगे। बाकी आप लोग समझदार हो। आगे चलते हैं, आज का एडिटोरियल देखते हैं एक एक कर यहाँ पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में बात करूंगा काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पर इसको जानने वाले हैं। एक एक आर्टिकल में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जैसे मैंने बोला था ना, एक आर्टिकल में बोला था कि एक नया एंगल जानने को मिलेगा।
2 दिन से मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, पर लेकिन आज का ये जो आर्टिकल है आप लोगों को बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल देकर जाएगा। आप लोग सुनकर मजा आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से भी चीजें सोची जा सकती हैं। तो बहुत ही डिटेल में मैं इसको डिस्कस करूंगा और इसी के साथ में रिवीजन भी करा दूंगा, जो अब तक डिस्कस किया उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बीच में यहाँ पर बात करेंगे। फिशरमैन का जो इश्यू, मछुआरे पकड़े गए हमारे देश के, उसके बारे में बात की जा रही है, तो डिटेल में समझेंगे इस मुद्दे को भी आखिर क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। हमारी कंट्री जो है वो एक तरीके से रीजनल लीडर के तरीके से अगर उसको देखें, यानी कि हमारे आसपास में जो भी देश है उसमें हमारे देश का क्या ओहदा है, अगर उसको देखें तो उसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लिखा गया। मेन फोकस जो है यहाँ पर बोला गया है अफगानिस्तान के इशू को लेकर, चाइना के इशू को लेकर, और कुछ मुद्दे यहाँ पर छोटे छोटे इक्के दुक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बातें की गई है। तो पूरा एक ओवरव्यू दूंगा आर्टिकल का, चीजों को आप लोग काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये फॉरेस्ट राइट के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट राइट को कौन इंप्लीमेंट करने का काम करता है, और उसी के साथ में और भी कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर एक लेवल पर आप लोगों को ये आर्टिकल जो है फायदा पहुंचाते हैं, तो इनको उस तरीके से आप लोगों को सुनना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कई सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जिनको रिसेंटली अभी उनके केस, उनके जो शो थे वो कैंसिल करने पड़ गए, तो उसी के चलते आर्टिकल यहाँ पर एक डिफरेंट एंगल से मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या हक है एक इंसान के पास में, और किस तरीके से आप लोग उनका यूज कर सकते हो, और क्या ये सारी चीजें सही है जो यहाँ पर ये चल रही हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में है, कुछ एंगल है यहाँ पर, कुछ इंपोर्टेंट और कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल है, पर लेकिन जो इंपोर्टेंट एंगल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है इसके अंदर, कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो हमारे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप लोगों ने पेपर जो दिया है यहाँ पर, कई सारे जैसे स्टेट पीसीएस के पेपर दिए, उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन देखे, इवन शायद जो असिस्टेंट जो यहाँ पर ईपीएफओ का पेपर था उसके अंदर भी शायद एक क्वेश्चन था कालादान प्रोजेक्ट के ऊपर, आई थिंक, ठीक है। तो कई सारे ऐसे आप लोगों को मैं बेसिकली आर्टिकल डिस्कस करूंगा इसी के अंदर में, अगर नॉर्थ ईस्ट से कोई क्वेश्चन बने तो वो आप लोगों का न छूटे, तो इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर नजर डालेंगे, ठीक है। और ये डेटा पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, तो ऐसे भी इश्यूज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो एक माइंड में क्लैरिटी रहती है, अच्छा ऐसा भी कुछ चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये है ओमिक्रॉन के बारे में। आप लोगों को पता है ओमिक्रॉन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ रहा है, तो अभी बोला गया कि एक वार्निंग आ गई यहाँ पर, कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। 3 चीजों को बोला गया यहाँ पर, वो 3 चीजें क्या है अगर मैं आप लोगों से बोलूं, सबसे पहले तो ये बोला गया अगर हॉस्पिटल में कल को चलकर कोई एडमिट होता है तो वहां पर बेड होने चाहिए अवेलेबल, यानी कि बेड होने चाहिए वहां पर अगर कोई जाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए जिसको अगर किसी को डोज लगवाना है। तीसरे नंबर पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जैसे बीमार हो जाता है तो उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था, वैक्सीन जो होती है वो प्रिवेंशन का काम करती है, यानी कि बीमार होने से पहले दी जाती है, और मेडिसिन जो होती है वो बीमार होने के बाद में दी जाती है। तो वैक्सीन और मेडिसिन जो है वो दोनों देनी चाहिए, यानी कि एक प्रिवेंट करेगी, यानी कि बचाएगी बीमारी से, और दूसरा यहाँ पर बीमारी लगने के बाद में उसको सही करेगी, यानी कि एक तरीके से क्योर करेगी। तो तभी आप लोग यहाँ पर बेसिकली ओमिक्रॉन के साथ में डील कर सकते हैं, वरना ये इतना हावी हो जाएगा कि आप लोग इसको टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी स्पीड जो है बढ़ने की वो काफी ज्यादा है। और अब तो हमारे देश में कई जगह जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, केरला, गुजरात, तो मतलब मैक्सिमम बड़ी बड़ी जगह पर आज के डेट में ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे, तो उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाकर चलना पड़ेगा। अगर आनन फानन में चीजें स्टार्ट की जाएगी तो नुकसान देखना पड़ सकता है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, और आप लोग कितना ध्यान रख रहे हैं अपना, तो उसको जरूर थोड़ा सा ध्यान देखिए, क्योंकि दिक्कतें देखने को मिल जाती है अगर कोई इशू बनते हैं। तो मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं यहाँ पर आरटी क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप लोग आरटी क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर पोलर साइड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये आरटी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मैंने दिखा दी। अभी यहाँ पर मैं क्यों दिखा रहा हूँ आरटी क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ है, काफी लार्ज स्केल पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर अभी रिलीज किया गया जिसको बोलते हैं आर्टिक रिपोर्ट कार्ड। आर्टिक का जो रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया गया तो उससे पता चला कि जो टेम्परेचर अभी यहाँ पर देखने को मिला अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 के टाइम पे अगर आप लोग बात करें, ये अब तक का सबसे ज्यादा गर्म टेम्परेचर था अगर 1900 से हम लोग अब तक का कंपेयर करेंगे। इसी के साथ में इन अप्रैल जो वॉल्यूम है जो सी आइस यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में, ठीक है, तो वार्मेस्ट रहा, यानी कि काफी ज्यादा गर्म रहा वहां पर। और इसी के चलते अगर बात करें अप्रैल 2002 से लेकर अगर आप लोग बात करेंगे, जो ग्रीनलैंड आइस सीट है यहाँ पर, ठीक है, तो काफी हद तक लॉस्ट कर चुकी है। लगभग बात की जा रही है 5000 गीगा टन जो मास है। अभी यहाँ पर देखिए होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं,
और जैसे जैसे बर्फ पिघलना स्टार्ट होते हैं तो फिर यहाँ से पानी निकलता है और पानी निकलकर फिर वो नदियों के थ्रू जाकर फिर से ओशन में मिल जाते हैं, यानी कि समुद्र में मिल जाता है। अब समुद्र में जब वो इतना पानी जाकर मिलेगा तो उससे समुद्र का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे समुद्र में पानी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है वैसे वैसे, जैसे मान लीजिए अपने देश के बारे में ही अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारे कंट्री के कई सारे आइलैंड वाले एरिया हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार हो गया, और इधर आप लोग देखेंगे लक्षद्वीप हो गया, या फिर जैसे ये बाउंड्री है अपने देश की, तो ये कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को पता है कितनी है हमारे देश की, बताइए चला कितनी है हमारे देश की कोस्टल बाउंड्री है, तो यह टोटल मिलाकर 7500 किलोमीटर, ठीक है। तो 7500 किलोमीटर बाउंड्री है और टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो इसको टच करते हैं। तो अगर कल को ओशन का लेवल बढ़ेगा तो 9 के 9 राज्य में दिक्कतें देखने को मिलेगी कि यहाँ पर पानी जो है ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जो भी लोग कोस्टल एरिया में यानी कि तटीय इलाके में रहते हैं तो उनको फिर अपनी जगह वहां से हटकर कहीं और जाना पड़ेगा, और अगर इसकी वजह से कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर इंसान जो है वो अपने एरिया को छोड़कर कहीं और जाकर उसको बचना पड़ गया अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसके चलते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे इश्यूज जो है आप लोगों से अगर पूछ रहे हैं तो उसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। दूसरी और कई सारी यहाँ पर बातें बताई गई कि देखिए सी जो है, सी की आइस जो है उसका वॉल्यूम अगर यहाँ पर पिघलता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। ग्रीनलैंड के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके की चीजें जो डिक्रीज हो रही है आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल जो एरिया है वो पिघलता जा रहा है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है पहले क्या था, आज की डेट में क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जैसे सरफेस का जो टेम्परेचर है एयर का बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो किस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि चीजें पिघलती जा रही है, क्या क्या चीजें, सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। एवरेज कितना चल रहा है, मैक्सिमम कितना चल रहा है, मिनिमम कितना रहा है यहाँ पर, एवरेज अगर बात करें कितनी चीजें रही यहाँ पर, तो सारा एक ओवरव्यू यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। तो क्लाइमेट चेंज का अगर कोई मुद्दा आप लोगों से पूछे ना तो वहां पर आप लोग इस तरीके के इश्यूज को जरूर मेंशन कीजिएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स आप लोगों को वहां पर मिलेंगे, और इसके चलते स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, बाकी 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों को वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दूंगा। और काफी सारे बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं, इसी तरीके से अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं। पार्टिसिपेट किया करो यार, पार्टिसिपेट आप लोग करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा लगता है। सारे क्वेश्चन के आंसर दिया करो, जो भी आप लोगों से पूछता हूं सर्च करोगे, जानोगे, तभी एग्जाम में उसको आप लोग रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, डिस्कस किया था मैंने डिटेल में आर्टिकल। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये आप लोगों को बताना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, यहाँ पर ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर, ठीक है। ये था बेसिकली अशकाबाद एग्रीमेंट के बारे में। तो अशकाबाद एग्रीमेंट कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को किसके साथ में, यहाँ पर ब्लैक सी के साथ में, मेडिटेरेनियन सी के साथ में, कैस्पियन सी के साथ में, या फिर पर्शियन गल्फ के साथ में। तो ये दोनों मैंने डिटेल में आप लोग कवर किए थे। बेसिकली जो वीडियो आती है हमारी क्वेश्चन की उसके अंदर ही मैंने, सॉरी क्वेश्चन की नहीं, जो बेसिकली वीडियो आती है हमारी जो नहीं नैनो मैगजीन वाली शाम को 8:30 बजे, तो उसके अंदर ही मैंने कवर किए थे। तो इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूँ किस किस को अच्छे से चीजें पता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक एक आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कई सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई अभी। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर आप लोगों को जानने को मिलेंगे जो कि ध्यान से सुनने आप लोगों को हर लेवल पर फायदा पहुंचाएंगे। एक और बात, न्यूज एनालिसिस जरूर सुना करो। उसके पीछे जो मैंने अभी वीडियो की जो लेंथ आप लोगों की बढ़ाई है ना, वो इसीलिए बढ़ाई है। कई सारे बच्चे बोले थे कि न्यूज एनालिसिस सर बच जाता है, ठीक है, उसमें सारे पॉइंट कवर नहीं होते हैं। अब तो सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं ना, तो उसको वीडियो को एंड तक सुना करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारी बातें एक्स्ट्रा डालता हूं क्योंकि ये करंट अफेयर की वीडियो नहीं होती है, करंट प्लस स्टैटिक में आप लोगों को कवर करता हूं, तो इसलिए बोलता हूं कि वीडियो को एंड तक देखा करो। लेंथी हो गई है पर लेकिन आप लोगों के लिए है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में रखी हुई मिलेगी, तो इसलिए कोशिश करो कि उसको अच्छे से एंजॉय करते हुए आप लोग चलो, ठीक है। तो कुछ नहीं है ऐसा, थोड़ा सा टाइम दोगे अच्छे से तो बहुत सारी चीजें आप लोग की कवर होती हुई चली जाएंगी। तो बहुत कुछ डिस्कस करूंगा उसके अंदर भी। सबसे पहले यहां पर आर्टिकल है कि व्हाई द इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल इज प्रॉब्लम, यानी कि इज ए प्रॉब्लम, यानी कि इलेक्टोरल जो रिफॉर्म हमारे देश में लाया जा रहा है, जब बोला जा रहा है कि आधार कार्ड को हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे बेसिकली वोटर आईडी कार्ड के साथ में, तो उसके अंदर दिक्कत क्या देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बताया था कि क्या क्या चेंज करेगा, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये बेसिकली एक बिल लाया गया हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। तो यहां पर बोला गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को चेंज करेगा, जो कि 1950 का है। इसके अंदर अमेंडमेंट करके यहां पर चेंज लेकर आएगा कि इलेक्टोरल रोल को कैसे तैयार करना है। तो एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि सर इनमें डिफरेंस क्या है, एक बार ये बता दो। हालांकि मैंने बोला था कि पॉलिटी में पूरा लेक्चर ले रखा है मैंने इसके ऊपर, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को बताता हूं जिससे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रहे और उनको रिकॉल करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं देखने को मिले। हमारे देश में जब कोई इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो आप लोग इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो साइड ये होती है जिसमें जैसे हम जैसे लोग होते हैं जो वोटर होते हैं वोट डालने जाते हैं, एक साइड ये होती है जिसके जैसे कि हमारी जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर जो हमारे मंत्री होते हैं, जो हमारे मतलब एक तरीके से जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक होते हैं, जिनको हम लोग अपना जो वोट देते हैं, तो ये तो उनके लिए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, और ये उनके लिए है जो कि हम जैसे जो वोटर होते हैं। अब इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार 50वां किसके लिए है और 51वां किसके लिए है। तो ये याद रखिएगा, हम वोटर आएंगे पहले, क्यों? क्योंकि हम वोट डालेंगे तभी नेता चुने जाएंगे। तो नेता सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट हम है। पहले नंबर पर हम आएंगे यानी कि हमारे लिए बात की जाएगी, और दूसरे नंबर पर नेताओं के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि नेता एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हमारे नौकरी तो है। इसीलिए तो एक तरीके से कई बार आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के भी मुंह से सुना होगा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो जनता का नौकर हूं। तो इसलिए बोला जाता है, क्योंकि हमारे नौकर इसलिए क्यों बोला गया, वो इसलिए बोला गया क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया और वो वहां पर बैठे जाकर और हमारे लिए पॉलिसी बनाए, ताकि जो हम लोग चाहते हैं हम लोग सारे इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, वो नेता कुछ मुट्ठी भर हम लोग चुनकर उनको भेजते हैं ताकि वो ये काम कर सकें। ठीक है, तो इसलिए उनको हमारे बाद में रखा गया है। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर भी, तो अब इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर किसी को वोट डालनी है, कितनी एज होनी चाहिए और वो सारी चीजें, ये इसके बारे में बात की जा रही है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो अभी पूरा मुद्दा चल रहा है वो है प्रिपेयर करना है इलेक्टोरल रोल। मैंने बोलता ना इलेक्टोरल रोल पे यहां पर अभी बात की जा रही थी कि उसको आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट कर दो, तो वो वाला मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिला। तीसरा भी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मैंने आर्टिकल डिस्कस किए थे आप लोगों से कि जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जा रही है, और वहां पर अभी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू एंड कश्मीर में थे उसके चेयरपर्सन कौन थे, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। 2-3 दिन से कई बार पढ़ा चुका हूं, रिवीजन हो जाएगा, फिर कल आंसर भी बता दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, एलोकेशन सीट की जाती है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में, तो ये यहां पर इसी के चलते यहां पर चलती है। तो ये पूरा काम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के हिसाब से, और इसके अंदर चेंज किया जा रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो कि हमारे पॉलिटिशियन के लिए है। तो यहां पर बात करते हैं कि एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन द इंडिया, तो यानी कि जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, हम लोग वोट डालने जाते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कैसे यूज करना है इलेक्शन के लिए, वो देखने को मिलेगा। कैसे क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई करना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और सांसदों को, उसके बारे में बात की जाती है। इलेक्शन में जो ऑफेंस होते हैं, अगर कोई लड़ाई होती है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। देखा नहीं, सारे नेता जो होते हैं एक दूसरे को गाली देते रहते हैं अपोजिशन वालों को कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने उसको सुना दी, वो सारी चीजें। रजिस्ट्रेशन कैसे होना पॉलिटिकल पार्टी का, वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो जब भी आप लोग इलेक्शन में वोट डालने जाते हो, तो यहां से वो सारे जो भी पूरे कंडक्ट होता है, पूरा इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर जो कार्यक्रम, वो यहां से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज मत होना इसके लेकर, तो आप लोगों को सारी चीजें एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूंगा, तब आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा कि सब लोग बोल रहे हैं कि आधार कार्ड के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं आज की डेट में जो वोटर आईडी कार्ड है, और फिर वही इंसान जो है वो वोट डालने जाएगा। तो इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर जो इसने डिफरेंट एंगल बताया वो मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर गया। मैंने कहा वाह यार, इस तरीके से हम लोगों ने सोचा नहीं था। तो पहले आप लोग यहां पर जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, यहां पर आप लोग ये वाली स्लाइड देखिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर जो एक तरीके से आधार कार्ड का जो ऑथेंटिकेशन जो डेटा के बारे में बात करें, यानी कि जो भी डेटा इकट्ठा कर रखा है कि कौन कौन लोग आधार कार्ड में इनरोल हो रहे हैं, तो उसमें भी घपलेबाजी देखने को मिली थी। आप लोग ये सोचिए, अगर हम लोग किसी पर्सन को वोट डालने के लिए बोल रहे हैं, मान लीजिए यहां पर अगर कोई पर्सन है, उसको हम लोगों ने बोला कि ये पर्सन जो है ये वोट डालने जाएगा, और इसका आधार कार्ड जो है वो इसके वोटर आईडी कार्ड के साथ में अगर कनेक्ट होगा तभी ये वोट डालने जाएगा। पर मुद्दा यहां पर ये बन गया, अगर किसी इंसान ने अपना आधार कार्ड ही गलत तरीके से, फेक तरीके से बनवा लिया, तो फिर तो पूरा प्रोसीजर ही खत्म हो गया ना आगे चलने वाला। उसको कोई मतलब ही नहीं रह गया कि वोटर आईडी कार्ड के साथ में कनेक्ट करो, उससे वोट डालने के लिए बोलो, या वोट डाले या ना डाले। तो सबसे बड़ी बात है कि इनिशियल फेज में गए और इनके द्वारा बोला गया कि आप लोगों ने क्या किया यहां पर कि एक तरीके से यहां पर जो प्रोसीजर है पहले तो उसको ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि गलत तरीके से आधार कार्ड बनाए बैठे हैं, तो क्या आप लोगों ने उसको चेक किया है? पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ही आ गया, क्योंकि अगर ऐसे लोग यहां पर वोट डालेंगे तो क्या ये सही होएगा, तो इसको यहां पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग मुद्दा है, थोड़ा सा पुराना मुद्दा है, अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से मेरे साथ में कनेक्ट हैं तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। जब आधार हमारे कंट्री में जब आधार बिल लेकर आया गया और बाद में चलकर ये एक्ट बना, उस टाइम पर सबसे बड़ा मुद्दा था और दुनिया भर के आर्टिकल भी मैंने डिस्कस किए थे कि यहां पर लोग जो है वो ये बोल रहे थे कि यार आधार एक्ट को यहां पर मनी बिल के तरीके से क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। मनी बिल मतलब यानी कि मनी बिल में क्या होता है, अगर किसी भी एक्ट को हम लोग मनी बिल बनाकर पास करते हैं तो उसमें ये दिक्कत निकल कर आती है कि पार्लियामेंट की जो सारी पावर है वो लोकसभा के हाथ में चली जाती है इस मुद्दे के ऊपर। क्यों? क्योंकि मनी बिल जो है वो डिसाइड करता है मनी बिल होगा या नहीं होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और आर्टिकल के अंदर जब आप लोग जाएंगे मनी बिल के अंदर तो 110वां यहां पर वो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, तो मनी बिल
जो है वो डिसाइड करेगा स्पीकर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ में यहां पर बात करते हैं बेसिकली किसके बारे में कि कौन से आर्टिकल में, तो 110 आर्टिकल में। तो मनी बिल बनाकर इसको जब पास किया गया था, तो अब ऐसे ऐसे मुद्दों के लिए इसको मैंडेटरी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे मुद्दे के लिए इसको मैंडेटरी करना ही था कि जरूरी बनाना था, तो आप लोगों को क्या करना था, इसको नॉर्मल एक्ट की तरीके से पास करना था, ताकि इसके ऊपर राज्यसभा में भी प्रॉपर डिबेट डिस्कशन हो सकता। राज्यसभा के हाथ में भी पावर रहती है इसको डिस्कस करने की, पर लेकिन आपने उस टाइम पर इसको मनी बिल बनाकर पास कर दिया। और आज की डेट में आप लोग इसको पूरे वेलफेयर के लिए भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोग इसको देखिए तो सही, पहले इसके ऊपर डिस्कशन होकर बिल पास होना चाहिए था। आधार कार्ड एक्ट जब बनाया गया, तो आप लोगों को इसको मनी बिल की तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये मनी बिल आप लोगों ने बना दिया, तो इसकी वजह से आधार कार्ड का मुद्दा ही यहां पर एक तरीके से फेक चीजों पर रखा हुआ है जब आप लोगों ने इसको बनाया था। ये तो एक तरीके से दोनों जगह डिस्कशन होना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, तब चीजें होती। पर लेकिन आप लोगों ने अपने हाथ में पावर ले ली इसको मनी बिल बनाकर पूरी, और राज्यसभा के हाथ में कुछ पावर नहीं रही, क्योंकि वो उसको बस क्या कर सकता था, 14 दिन के लिए डिले कर सकता था। अमेंडमेंट आपको करना है नहीं करना है वो आप लोगों के हाथ में हो गया सारा। तो इस तरीके के बेस पर आप लोग पूरा अपना वोटिंग सिस्टम रखने जा रहे हैं, तो ये आप लोग इसके बारे में सोचिएगा थोड़ा, ये थोड़ा गलत प्रोसीजर आप लोग का हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर अगर बात करें, बात ये की जा रही है कि अगर आज की डेट में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, आप लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया उसमें कि एक पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है जो वहां पर बैठेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑफिसर जो है वो इंडिविजुअल को किस तरीके से वहां पर ट्रीट करेगा, क्या क्या उसके लिए चीजें हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेट वो करेगा पूरे इसको लेकर, ठीक है। तो यहां पर अगर पता चला किसी को डिनाई कर दिया, ठीक है, इसके पास में आधार कार्ड नहीं है, कोई और दिक्कत हो गई, कोई और मिस हो गया, कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई कनेक्टिविटी में दिक्कत हो गई, तो उसको उसकी वोट डालने का अधिकार उसके हाथ से आप लोग छीन ले रहे हैं। तो ये कितना सही है, तो ये आप लोग यहां पर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आधार कार्ड के बदले में, मतलब ये तो कोई ऐसा तो मुद्दा हुआ नहीं कि इसके पास में ये सिटीजन नागरिक नहीं है या फिर कुछ नहीं है, मतलब उसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसकी वजह से उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, या फिर कोई और इश्यू बनना है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये काफी बड़ी एक आफत क्रिएट करेगा देश के अंदर में। पर लेकिन क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल का आप लोग को आधार कार्ड जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल को आप लोग को जिस तरीके से वैक्सीन दे रहे हो उसी लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो कैसे आप लोग इसको ऑथेंटिकेट करोगे एक एक एंट्री को, तो वो भी यहां पर सोचने वाली कुछ बातें यहां पर बताई गई है। यानी कि पूरा प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को यहां पर लेकर चलना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग एक तरीके से किस तरीके से आप लोग लेकर चले। हालांकि गवर्नमेंट इसको बोल रही है वॉलेंट्री है, पर लेकिन वॉलेंट्री होता है स्वेच्छा से करो या फिर ना करो, पर आगे चलकर ये वॉलेंट्री जो है वो मैंडेटरी बन जाता है, करना ही करना पड़ता है उसके बाद में, वरना चीजें नहीं होंगी कि आप लोगों को वोट ही नहीं डालने जाएगा। तो इलेक्टोरल ऑफिसर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया फिर यहां पर ये कि उसके लिए गाइडलाइन प्रॉपर होनी चाहिए थी, पर आप लोगों ने गाइडलाइन ही प्रिस्क्राइब नहीं करी ढंग से, तो उसको कैसे आप लोग लेकर चल रहे हो, तो ये समझना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर आप लोग यहां पर इसको भी समझ पा रहे होंगे, देखिए क्या होता है अभी यहां पर, अगर आप लोगों को बेसिकली वोटर आईडी में अपना नाम दर्ज कराना है, तो यहां पर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जिनकी 18 साल से ऊपर एज हो गई है, ये इसलिए कंपेन भी चलाते रहते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड में रजिस्टर करा लेना। अब यहां पर क्या हो गया, अब वो इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि आप लोग करो चाहे ना करो, वॉलेंट्री यहां पर मुद्दा बन गया है। तो ये बर्डन जो है गवर्नमेंट ने अपने ऊपर से हटाकर ये इंडिविजुअल के ऊपर लाकर डाल दिया, तो ये एक गलत तरीके का प्रोसीजर यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा समझाने की बात की गई है। एक और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर आप लोग थोड़ा सा यहां पर समझोगे तो वो भी सोचने वाला मुद्दा है। ऐसा ही कुछ काम यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था 2015 में। तो बहुत सारी मीडिया की रिपोर्ट निकल कर आई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, जब इलेक्टोरल प्रोसीजर को यहां पर आधार कार्ड के साथ में लिंक करने की बात की गई, कि बहुत सारे लोग जो है वो छुट गए पीछे, ठीक है। तो इलेक्टोरल प्रोसीजर जो है उसमें गलत तरीके की चीजें देखने को मिली। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू जब चीजें निकल के आई, तो देखने को मिला यहां पर कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया ही नहीं गया उस पर्सन का कि यहां पर किस किस को के अंदर डाला गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को पता है किस आर्टिकल के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, इसमें से आर्टिकल बताने हैं। आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर 17, 18, चल 17 से चलते 18 से चलते हैं, ठीक है। 18, 19, 20 या फिर 21 किसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। इनमें से कोई एक आर्टिकल है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गए, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेगा ना यार, एग्जाम में आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन बना रखा है। इस तरीके से आप लोग चीजें बेसिकली वहां पर कवर कर पाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए, ठीक है। सारी चीजें आप लोग की पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होती चली जाएंगी। आगे बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो फाइनली उनके द्वारा इंटरवीन भी किया गया था कि जो लिंकिंग प्रोसीजर है यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोग कैसे लेकर चल रहे हैं। और आधार कार्ड ये अभी चैलेंजिंग भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि ऐसी चीज जो है कोर्ट में चैलेंज के तौर पर भी पड़ी रहती है लंबे समय तक का, तो उसको चैलेंज भी किया गया था कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये गलत प्रोसीजर है, आप लोग इसको कैसे फॉलो कर सकते हो। तो ये बातें यहाँ पर उस टाइम पर भी देखने को मिली थी। यानी कहने का मतलब यह कि ऑलरेडी इसी आधार कार्ड के एक्ट से आप लोगों को प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बनाया गया था केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में 2017 के टाइम पर, तो वो इसी से निकल कर आया। और अब फिर आप लोग प्राइवेसी के मुद्दे को कैसे हैंडल कर पाओगे, तो ये भी एक एंगल देखने को मिलेगा। हालांकि ये वाला एंगल जो है वो राइटर ने प्रॉपर में
वे में कवर नहीं किया है, पर मैं आप लोगों को ये वाला एंगल भी बता रहा हूं कि प्राइवेसी वाला भी एक मुद्दा यहां पर नजर आएगा कि कैसे आप लोग उसको लेकर चल रहे हैं। अगर बात करूं यहां पर, ये एक नया एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास में रहेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में रहेगा। अब कल को चलकर जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो वो इसको आधार कार्ड का पूरा डेटा जो है वो अपने लिए यूज कर सकती है। इस तरीके से यहां पर इसको मिसयूज किया जा सकता है। जब भी यहां पर मान लीजिए कोई इलेक्शन पास में आ रहे हैं तो उन्हीं लोगों को यहां पर मैसेज सेंड किए जाएंगे जो कि वोटिंग राइट की एज में आते हैं, और उनको सारे मैसेज सेंड किए जा सकते हैं कि रैली में आ जाओ, यहां पर रैली हो रही है, ठीक है, ये स्कीम के फायदे उठाते रहो। इस तरीके से नहीं, एक अलग तरीके से उनको एक अलग लेवल पर चीजें पहुंचाई जा सकती है। इलेक्शन के कैंपेन के लिए यूज किया जा सकता है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, और ऐसा पुदुचेरी में देखने को भी मिला था। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ऐसी हरकतें की गई थी यहां पर, तो ये भी मिसयूज इसका किया जा सकता है। इसको आप लोग कैसे टैकल करोगे, ये भी एक मुद्दा यहां पर देखने को मिलेगा। और जबकि अगर बात करें यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको प्रोहिबिट करना भी चाहे तो अगर जनता में चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि सारी चीजें इंटरनल चलती रहेंगी, तो उसके चलते आप लोग इसको कैसे लेकर चलोगे। कई बार देखिए ये भी बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ऐसी बॉडी बनाओ जो कि एक प्रॉपर वे में इंडिपेंडेंट तरीके से सही से काम कर सके। कई बार क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी लगाए जाते हैं, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है कि क्या ये इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं, तो वो भी एक काफी बड़ा इशू बार बार यहां पर निकल कर आता है। तो उसको भी आप लोग सोल्व करिए। और यहां पर ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको जल्दी से जल्दी आप लोग को सोल्व करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मुद्दा जो है वो ऑलरेडी यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है। और वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि अब तक सबसे पहले यहां पर देखना चाहिए था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिलता है, अगर इलीगल तरीके से वो चंदा उनको मिल रहा है तो इलीगल पार्टी यहां पर बैठी हुई है, कोई भी अगर जिसको चंदा इलीगल तरीके से मिल रहा है और पता भी नहीं है कहां से वो पैसा आ रहा है, तो यहां पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप लोग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसे रहता है कि एक गोला रहता है, इसके चारों ओर जब आप लोग भागते हैं यहां पर, और जो सबसे पास वाला होता है वो सबसे पीछे से भागता है, जो सबसे आगे वाला, जो सबसे दूर वाला होता है वो सबसे आगे से भागता है, ताकि सब जो है वो एक लेवल पे उतनी ही रनिंग करें जितनी जरूरत है। और होता क्या है, अगर सबको एक साथ से भगा दें यहां पर तो इसको कम दौड़ना पड़ेगा। तो अगर किसी के पास में ज्यादा पैसा यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिल जाती है आगे चलकर कि ये इंसान जो है उसको इलीगल तरीके से मिसयूज कर रहा है। तो ये सारा मुद्दा आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। पूरी क्लैरिटी आप लोगों को इसके बारे में रखनी है, जो कि अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए कहीं भी पूछे तो आप लोग उसको अच्छे से लिख सकें। तो ये हो गया इसका जो बेसिकली यहां पर बिल लाया गया है, इसमें क्या क्या नेगेटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब जो फायदे वाली चीज होती है वो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं, यानी कि जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया उसका भी एक बार आप लोग कनेक्शन देख लीजिए, तो पूरा टॉपिक आप लोगों को यहां पर तैयार हो जाएगा। अब कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को इससे रिलेटेड नहीं मिलेगा। नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो रीजन क्या था इसका, आप लोगों को पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों से बात की थी और दीक्षा के द्वारा काफी अच्छे से आंसर भी दिए गए हैं। मैंने आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं 25 जो जनवरी यहाँ पर नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थी हमारी कंट्री के, तो सुकुमार सेन, इसी के साथ में फर्स्ट वुमेन जो थी यहाँ पर, तो यहाँ पर रामा देवी। ये भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से एग्जाम में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 से लेके 329 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मेन पावर जो रहती है वो 324 के अंदर। और कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि यहाँ पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, तो आर्टिकल 23 आप लोग यहाँ पर देखते हैं। बाकी काफी अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए, तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखते हैं। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रोल जो यहाँ पर इलेक्ट्रोल रोल जो तैयार किया जाता है, यानी कि जिसको वोटर लिस्ट आप लोग बोलते हैं, तो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं टाइम यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा आप लोग का, और वो आधार कार्ड यूज किया जाएगा ताकि सिचुएशन को सही तरीके से लेकर चला जा सके, और फेक लोग जो इधर उधर आज के डेट में वोट डालते हैं तो वो वोट देखने को नहीं मिल सके। तो देखिए पॉजिटिव स्टेप है वैसे, अगर आप लोग देखें तो अप्रिशिएट करने वाला स्टेप है यहाँ पर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के अगर चलते हम लोग इसको देखते हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये जो बिल है अभी राज्यसभा के द्वारा पास किया गया है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। रिसेंटली द इलेक्शन जो लॉ अमेंडमेंट बिल है 2021 यहाँ पर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं, हालांकि अपोजिशन इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब अपोज कर रही है, ठीक है। तो बोला गया है कि डी डुप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोल की बात की जा रही है, इलेक्ट्रोल रोल की, तो इसके चलते इनका सेक्शन 23 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल है, उसके अंदर यहां पर चेंज करेंगे। और एम ये है कि ताकि अलग अलग लोग जो अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं वोट डालने के लिए, उनको हटाया जा सके, बोगस वोटिंग को यहां पर खत्म किया जा सके। और इसी के साथ में यहां पर बात करें तो 105वीं रिपोर्ट थी डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस के बारे में बात करती है। तो इसकी रिपोर्ट के बेस पर भी बोला गया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों से पूछा था, तो कई सारे बच्चों ने बोला था हाँ सर होना चाहिए, कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर बहुतों के पास में आधार कार्ड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक दूसरे के साथ में आप लोग इनको डिस्कस कर सकते हैं, तो आज इनसे फायदा रहेगा कि आप लोग एक दूसरे को बता भी पाएंगे, ठीक है।
तो एग्जाम में भी आप लोग इनको लिख पाएंगे। और हाँ यार, कई सारे बच्चे रेगुलर पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग कहां पर करनी है। तो लिखने के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर। टेलीग्राम पर लिंक मिल जाते हैं आप लोगों को आंसर राइटिंग के। तो वहां पर डेली मैं 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, ठीक है। जैसे कल भी मैंने 2 क्वेश्चन पोस्ट किए थे यहाँ पर, आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो आज का ही रहता है जो आप लोगों से डिस्कस करता हूं, और एक आप लोगों का पुराना रहता है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अटेम्प्ट किया कीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर देते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 376 के करीब लोगों ने यहाँ पर आंसर भी दिए और एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू किया, ओके। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो मुझे फिर से याद आ गई, भूल जाऊंगा मैं, शाम को मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं 5 बजे। आप लोगों की वो वीडियो अपलोड हुआ करेगी। पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन हुआ करेंगे यहाँ पर लगभग 5, तो लगभग 2 से 3 मिनट में आप लोगों का रिवीजन हो जाया करेगा। इनको अटेम्प्ट किया करना है, इसके अंदर टाइमर भी रहेगा, डेली शाम को डाल दिया करूंगा। अगर हाँ चाहिए तो बताइए, वरना फिर रहने देंगे। अगर आप लोग को लगता है, जैसे कल मैंने पॉलिटी का डाला था, ठीक है, तो उसको देखिएगा एक बार जाकर और फिर बताना आप लोग का सजेशन क्या है इसके बारे में। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो फिर इसको इंप्रूव कर लेंगे। देखिए घूमते फिरते भी आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग का रिवीजन होता रहेगा और आसानी से आप लोग को आंसर भी मिल जाते हैं उसी के अंदर, और फिर अपना स्कोर लिख दिया करो कि स्कोर क्या रहा। तो अगर चाहिए तो बता दीजिएगा, वरना तो फिर फालतू में क्यों ही किया जाए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बता देना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बात की जा रही है कि तो मल्टीप्लाइंग एक क्वालिफाइंग डेट आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट। पहले क्या था यहाँ पर, अगर 18 साल या फिर उससे ज्यादा की आप लोग की एज हो जाती है तो आप लोग अपनी वोटिंग राइट ले सकते थे। तो 1 जनवरी यहाँ पर क्वालिफाइंग डेट थी कि 1 जनवरी को काउंट किया जाता था। यानी कि 1 जनवरी को अगर आप लोग बेसिकली क्वालिफाई कर गए तो कर गए, वरना फिर अगली साल के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। पर लेकिन अभी क्या डाल देंगे यहाँ पर, क्वालिफाइंग डेट यहाँ पर डाल दी गई है फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ जनवरी, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर 4 क्वालिफाइंग डेट अब आप लोगों के सामने आ गई है। तो कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं रहेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बेसिकली जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात की जा रही है। जहां जहां पर भी आज की डेट में एक्ट के अंदर में वाइफ यहां पर वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है, तो उसको हटाकर बेसिकली क्या कर रहे हैं यहां पर, ये स्पाउस यूज कर रहे हैं। तो स्पाउस का मतलब क्या होता है, यहां पर ये नहीं रहता कि मतलब हस्बैंड है या फिर वाइफ है, तो ऐसी एक टर्म यहां पर बन जाती है। तो जेंडर न्यूट्रल बना रहे हैं, खासकर जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनको फायदा देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसोसिएटेड कंसर्न क्या है इसके बारे में, तो यहां पर आधार जो है वो मैंडेटरी बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि आधार जो है वो सबके पास में है भी नहीं और कुछ ऐसे लोगों के पास में भी है। नॉर्मली आज के डेट में अगर बात कर लें, ऐसी कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिले कि अलग ऐसे लोग भी हैं कई सारे जो कि आधार कार्ड नहीं होना चाहिए वो भी आधार कार्ड बनवाए बैठे हैं, ठीक है। तो उनका कैसे सॉल्यूशन निकालोगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा बोला भी गया था कि आप लोग जो है इसको इस तरीके से मैंडेटरी नहीं कर सकते, पर लेकिन फिर भी यहां पर अगर देखा जाए कई सारी स्कीम में अलाउ कर देता है यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा, पर प्राइवेट को तो वो भी अलाउ करने से मना कर देता। तो इसको नॉट मैंडेटरी प्रूफ है, जिस सिटीजनशिप के लिए आप लोग इसको मैंडेटरी प्रूफ भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये वाली बात है। तो फियर है कि बहुत सारे लोग जो है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है उनका, इनके उनको अधिकार ही नहीं मिलेगा वोट डालने का। तो अगर आप लोगों का वोटिंग अधिकार छीन लेंगे यहां पर, तो फिर ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग इसे समझ सकते हैं। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे वोट डालने का अधिकार है, पूछूं क्या, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से, इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि वोट डालने का जो अधिकार है कैसा राइट है आप लोगों का, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लीगल राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब कैसा राइट आप लोग इसको बोलोगे कि आप लोगों का कैसा राइट है, आप लोग जो वोट डालने जाते हैं। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बताइए इसके बारे में। मैंने कल ही शायद मैंने जो 5 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी छोटी सी, मुझे ऐसा कोई याद आ रहा है उसके अंदर शायद क्वेश्चन था ये, मतलब शायद हो सकता है, मतलब मुझे कुछ याद आ रहा है, मतलब एक कंफर्म नहीं हूं, पर लेकिन फिर भी एक बार चेक करना, शायद ये उसके अंदर था आई थिंक। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर नो डेटा प्रोटेक्शन लो। आज की डेट में आप लोगों ने डेटा इकट्ठा कर लिया सबका, आधार कार्ड का डेटा आप लोग कर ही नहीं पा रहे ढंग से सेव, कई बार ये मार्केट में फ्रॉड होता हुआ आता है, आगे चल के और दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो लोगों की प्राइवेसी का भी हनन यहाँ पर हो सकता है, तो ये भी कंसर्न बन जाएगा। अभी तो यहाँ पर अलग मुद्दा है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी आरोप लगेंगे, ठीक है। जैसे UIDI जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी, जो आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आप लोगों का डेटा यहाँ पर रखती है इकट्ठा करके, किससे रिलेटेड, जो आधार कार्ड का है। आप लोगों के हाथों की स्कैन हो गई, पुतलियां हो गई आंखों की, वो सब रखते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेसी का कंसर्न बन जाएगा, कल को दिक्कतें देखने को मिलने लगेगी। यहाँ पर सारा डेटा जो गवर्नमेंट के पास में उसके साथ में उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और UIDI मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, तो प्राइवेसी के लिए कोई लॉ नहीं है, तो यहाँ पर कल को अगर ब्रीच हो जाता है तो उसको मेंटेन कैसे करोगे। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, हमारे देश में केएस पुत्तस्वामी केस आया था 2017 में, और प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना देते इसके द्वारा आर्टिकल 21 के अंदर में। तो ये तो रट्टापट्टा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, आंसर राइटिंग में ऐसे पॉइंट डाल दिया करो तुरंत बिना देरी किए, ठीक है, तो अच्छा रहता है, ओके। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, वो बोल रही है कि वॉलेंट्री यहाँ पर लिंकेज देखने को मिलेगा, कि प्रपोज किया गया यहाँ पर आधार कार्ड और यहाँ पर इलेक्शन का डेटाबेस, ये एक तरीके से वॉलेंट्री बेसिस पर है, किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहला, नो रिस्क ऑफ यहाँ पर डिसइंफ्रिंजमेंट, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कोई पीछे छूट जाएगा, तो उसको प्रॉपर वे में चेक किया जाएगा। और यार देखो, सबके आधार कार्ड बनाया जाए, प्रॉपर वे में चेक किया जाए, चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, पर टाइम टू टाइम सही हो जाएंगी अगर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए
काम तो सही है एक तरीके से अगर देखा जाए, पर लेकिन छूट जाएगा तो उतना ही गलत रहेगा, फिर तो छूटना नहीं चाहिए कोई, उस बात पर थोड़ा ध्यान देकर अच्छे से चलना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करें यहां पर तो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन आना चाहिए, कल को एरर फ्री इलेक्टोरल आप लोगों को बनाना चाहिए फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आना चाहिए और उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानन में बस मेजोरिटी है तो पास कराकर आप लोग ले गए, तो टेंपल ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं तो उसको उसी तरीके से यूज करो आप लोग। नीड है यहां पर मोर क्लैरिफिकेशन की, जहां जहां पर लगे कोई दिक्कत हो रही है वहां पर डेटा को लेकर, मेथड को लेकर, या फिर कोई भी ऐसी चीजें लग रही है कि कैसे आप लोग इसको लिंक करोगे, तो सारी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि सबको एक तरीके से वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सबको ये ना लगे कि यार कुछ उल्टी सीधी हरकतें चल रही है बैकग्राउंड में, तो वो सारी बातें आप लोग यहां पर लेकर चलो। तो ये भी इनके द्वारा बातें बोली जा रही है, तो यानी कि कॉन्फिडेंस में लेकर चलो, ऐसा नहीं कि फार्म बिल वाला काम हो गया और फिर दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उससे थोड़ी डिस्टेंस बना के रखो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं अगर ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करें तो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने यहां पर डिस्कस करूंगा, ये हम लोग बातें करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और फोकस तो वैसे आसाम पे किया गया पर मैं लेकिन आप लोगों को पूरा नॉर्थ ईस्ट यहां पर कवर कराता हुआ चलूंगा, ताकि सारे जो डाउट है वो आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाए, इस तरीके से मैं आर्टिकल कवर करूंगा। अभी मुद्दा क्या है उसके बारे में बातें करेंगे, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी आर्टिकल मैं डेली आप लोगों से डिस्कस करता हूं उससे रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन जो है वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूं, उनका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए। उसके लिए अलग से मैंने ग्रुप बना रखे हैं, कई सारे बच्चे रेगुलर पूछते रहते हैं, तो उसको आप लोग जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं, ये कल भी मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन देते हैं, तो अगर रियलिटी में आप लोग प्रॉपर वे में अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग आप लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, वरना आप लोग अपने ही पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आओगे। तो आंसर राइटिंग कंटिन्यूअसली आप लोगों को करते रहना है, ठीक है। अब बातें करते हैं आर्टिकल के बारे में। ये जो आर्टिकल है ये मैं बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट के बारे में और फोकस है आसाम के ऊपर। तो एक बार आसाम को आप लोग देखिए कि आसाम की लोकेशन कहां पर है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोग जाएंगे, एग्जैक्ट आप लोग को यहां पर आसाम देखने को मिल रहा है। तो आसाम से रिलेटेड आर्टिकल है, पर लेकिन मैं आप लोगों को फिर आगे डिटेल में बातें करूंगा। पहले यहां पर एक बार देख लेते हैं कि मुद्दा क्या बना। मुद्दा ये बना अभी यहां पर मंडे को जो नागालैंड असेंबली है उसके द्वारा यहां पर डिमांड की गई रिपील करने के लिए यहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, एपीएस पे, ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई, और भी कई सारे जो राज्य हैं उनके द्वारा यहां पर ये मांग उठाई गई। तो ये तो मुद्दा एक अलग आप लोग को देखने को मिला है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि अलग अलग राज्य यहां पर ये मांग उठा रहे हैं। उसी के साथ में यहां पर अभी अगर बात करें तो आसाम के अंदर से क्या चीजें निकल कर आई, जो यहां पर हेमंता बिस्वा जो यहां पर शर्मा है, इनके द्वारा अभी यहां पर ये बोला गया कि आसाम के अंदर जो रिसेंटली अभी कई सारे जो यहां पर ये इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं उसके चलते, तो इनके द्वारा बोला गया कि एक्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, एक्ट जो है वो नहीं हटेगा। पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर शांति रहने वाली है या फिर नहीं रहने वाली है, उसके बाद में हम लोग जो है वो एक्ट को यहां पर चेंज करेंगे, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे लेकर चलना है। तो ये काफी बड़ा इश्यू है यहां पर। ये देखिए अभी यहां पर राइटर जो है थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल बता रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि यहां पर आज के डेट में जैसे कि बीफ को बैन करने की बात की गई, ठीक है, इसी के साथ में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन उसको यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करने की बात की गई। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें आगे चलकर कि इलीगल जो इमिग्रेंट आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उसके ऊपर यहां पर बातें की गई। तो ये कई सारी ऐसे इश्यूज हैं जो कि कल्चरली, रिलीजियसली, एथनिकली डाइवर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट, और जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी ज्यादा शांति का माहौल नहीं है। तो ऐसे टाइम पर नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो काफी ज्यादा एक गलत डायरेक्शन में आप लोगों को जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हमारा ये जो रीजन है अगर यहां पर दिक्कतें देखने को आप लोगों को मिलने लगेंगी तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारा जो रिलेशन रहता है आसियान ग्रुप के साथ में, जो हमारा रिलेशन रहता है यहां पर बेसिकली अगर जाएंगे आप लोग बे ऑफ बंगाल के अंदर में, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस है यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की इंडिया के लिए। तो ये कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को सुनकर काफी अच्छा लगेगा, और ये इससे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, जैसा मैंने अभी बताया ईपीएफओ के अंदर, स्टेट पीसीएस के अंदर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। सबसे पहले बात करें तो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट को आप लोग देखोगे तो इतनी अच्छी लोकेशन है यहां पर ये कि कहीं ना कहीं अगर यहां से हम लोग जाएंगे यहां पर आसियान कंट्री के साथ में, जिसमें टोटल मिलाकर 10 मेंबर हैं, उसमें म्यांमार भी एक मेंबर है, तो सारी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे हो पाएंगे। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करेंगे यहां पर आगे चलकर हम लोग देखते हैं यहां पर एक लिंक रहता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। हम लोगों ने एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसको बोलते थे हम लोग लुक ईस्ट। लुक ईस्ट का मतलब क्या था कि हम लोग को ईस्ट की साइड में देखना है, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, और ये हमारा ईस्टर्न रीजन हो गया, तो ईस्ट की साइड में हम लोग को देखना है। और यहां पर अगर बात करेंगे वेस्ट, तो यहां पर वेस्ट की साइड में देखेंगे तो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हो गई, यानी कि पहले देखो, फिर हो गया लुक ईस्ट को यहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको एक्ट ईस्ट कर दिया। अब क्या मतलब है कि एक्ट करो, यानी कि काम करो, भतेरा देख लिया, ठीक है, यानी कि बहुत देख लिया, आप थोड़ा काम भी कर लो यार, देख देख के थके नहीं क्या अभी, तो फिर आप लोग को ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी
बनती हुई यहाँ पर नजर आ जाती है। तो लुक ईस्ट को यहाँ पर एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो ये यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को मुद्दा देखने को मिला। तो ये यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है और इस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग जब कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा चलता है। इस रीजन के लोगों के लिए यहाँ पर ये फायदेमंद भी रहता है ग्राउंड लेवल पर। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज है यहाँ पर लगभग 34% कंट्री के आप लोगों को पानी जो है यहां से निकल कर आएगा और 40% जो हाइड्रल जो यहां पर पोटेंशियल है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये रीजन है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन जाता है, याद रखना। सिक्किम जो है यहां पर इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक राज्य स्टेट भी आप लोगों को यहां से देखने को मिला। टूरिज्म के पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ से डायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं आप लोगों से। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे आसाम के अंदर। फेमस किस लिए है, वो है वन हॉर्न राइनोस के लिए, ठीक है। इसी के साथ में मानस नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, नामेरी हो गया, ओरेंग हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर दिब्रू सिको हो गया। ये आसाम के अंदर आप लोगों को सारे देखने को मिलेंगे और मैच करने के लिए भी आ जाते हैं स्टेट पीसेस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नाम धप्पा ये पूछा गया था एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर में यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो नाम धप्पा ये आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कैबुल लैमजो ये आप लोगों को मणिपुर में देखने को मिलेगा और कंचनजुंगा ये सिक्किम के अंदर में है। और ये एक चीज के लिए और फेमस है, आप लोगों को पता है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया मैंने कई बार। तो आप लोगों को ये बताना है जैसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसमें कौन सी कैटेगरी में इसको रखा गया कंचनजुंगा नेशनल पार्क को, और एक लोती कैटेगरी में इस कैटेगरी में एक लोती ये साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बताइएगा इसके बारे में, फिर कल आंसर बताऊंगा तो आप लोगों को बता ही दूंगा। कल्चर के लिए यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। खासकर अगर ये रीजन देखा जाए, हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसको कैंसिल भी किया गया, ये सेलिब्रेट नहीं किया गया। जब यहाँ पर जो हमारी कंट्री की जो आर्मी है उनसे जो गलती हुई उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे लोग ही जान गए, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। इसी के साथ में पान लिसोबोल ये यहाँ पर आप लोगों को सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कई सारे ऐसे आप लोग यहाँ पर एक तरीके से फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अलग अलग एरिया में यहाँ पर इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर। एक तो भारतमाला परियोजना है। भारतमाला परियोजना के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हमारी कंट्री का जो नॉर्दर्न वाला रीजन है उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके साथ में कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग यहाँ पर 5300 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ये मैंने कई बार अभी रिसेंटली डिस्कस किया आप लोगों से, जो हमारी करंट अफेयर वाली वीडियो आती है 8:30 बजे शाम को, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि रीजनल जो हमारी कंट्री में आज के में जो उड़े देश का आम नागरिक, तो रीजनल कनेक्टिविटी की जो यहाँ पर स्कीम है, उड़े देश का नाम नागरिक इनको उड़ान की जो स्कीम है यहाँ पर, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात की जा रही थी ताकि अफोर्डेबल यानी कि सस्ती सर्विस यहाँ पर मिल सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके लिए भी था यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कई सारे, जैसे कालादान के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। कालादान यहाँ पर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। यहाँ पर कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ये आप लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिला, जिसका एम था कि नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पर कोलकाता के साथ में कनेक्ट किया जा सके। कहां से, सितवे पोर्ट के थ्रू। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि म्यांमार के अंदर इतनी सारी उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, हम लोग बोल क्यों नहीं रहे, क्यों? क्योंकि सॉरी सॉरी यार, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि म्यांमार के अंदर यहां पर सितवे पोर्ट है। इस सितवे पोर्ट का यूज करते हैं हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ में कनेक्ट करने के लिए और कोलकाता के साथ में। कल को चलकर यहां पर चाइना, जैसे यहां पर भूटान में बैठा होता है चुम्बे वैली के पास में, अगर यहां पर कल को चल के चाइना ने कुछ हरकतें कर दी और हमारा कनेक्शन जो है वो लैंड वाला रूट यहां पर तोड़ दिया, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पानी से चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग बांग्लादेश के अंदर से कई सारे जो पुराने रेल लिंक थे, जब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, जब बांग्लादेश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, उनको फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश के साथ में हमारे इतने अच्छे रिलेशन बनाकर हम लोग को रखने पड़ते हैं, क्योंकि कल को चलकर अगर कोई भी दिक्कत हो गई तो बांग्लादेश भी अगर यहाँ पर पाकिस्तान जैसी हरकतें अगर करने लगा तो फिर हमारी कनेक्टिविटी और ज्यादा दिक्कतें पड़ जाएगी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के साथ में। और इसीलिए हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि पता चला कल को बांग्लादेश भी हरकतें कर दे, चाइना ने हरकतें कर दी, बांग्लादेश ने हरकतें कर दी, तो हम लोग एक और रास्ता बना रहे हैं। तो ये एक और रास्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा सितवे पोर्ट म्यांमार के थ्रू। इसीलिए म्यांमार के अंदर इतनी सारी हरकतें चलने के साथ साथ भी हम लोगों ने कभी भी म्यांमार के खिलाफ जो है वो आवाज नहीं उठाई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर क्या इशू रहते हैं यहाँ पर, इंडिया जो है वो क्यों यहाँ पर म्यांमार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो अब आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या निकलकर यहाँ पर आता है, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर जो रूट है यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं BCIM, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए कई बार। इसको बोलते हैं आप क्या हो गया
इसको बोलते हैं यहाँ पर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार। तो ये यहाँ पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही थी, जिसके चलते यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है कोलकाता को यहाँ पर कनमिंग के साथ में। तो ये कहां पर है, ये चाइना है, ठीक है। तो हमारा कोलकाता जो है वो कमीने लोगों के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि चाइना के साथ में, ठीक है। मतलब कनमिंग कमीने याद रखना, ठीक है। तो कुनमिंग करके, कमीने करके, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, एग्जाम में याद आना चाहिए, भूल मत जाना, ठीक है। नहीं कहते बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना था, तो ये बचपन का क्वेश्चन है, इसको भूल मत जाना। तो यहाँ पर मांडले जो है ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर, ये है म्यांमार के अंदर में। और यहां से तो ढाका भी आप लोग याद रख लीजिएगा वैसे, जो कि बांग्लादेश से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से कोलकाता से एक ये प्रोजेक्ट हो गया, कोलकाता से दूसरा ये प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक प्रोजेक्ट मैंने सागरमाला परियोजना के बारे में बता दिया। तो ये सारी कनेक्टिविटी हम लोग नॉर्थ ईस्ट को आगे लेकर चलने की बात पर यहां पर करते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसके लिए विजन 22 हम लोगों ने बनाए थे यहाँ पर, कि कैसे डेवलपमेंट करना है नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए। तो डिफरेंट उसके लिए मिनिस्ट्री भी यहाँ पर लाई गई हमारे द्वारा, डोनर मिनिस्ट्री, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये 2004 ये स्टैब्लिश की गई थी 2001 में, और फिर इसको एलिवेट किया गया फुल मिनिस्ट्री के तौर पर बेसिकली 2004 में, जब एक नई मिनिस्ट्री बन गई। अच्छा हाँ भाई साहब, एक पूरी मिनिस्ट्री होनी चाहिए इस रीजन को देखने के लिए, ताकि ढंग से इस रीजन को लेकर चल सके। इसी के साथ में डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी हम लोग इनहेंसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया था जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, याद रखिएगा आर्टिकल 244 के तहत जब आप लोग बात करते हैं तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कई सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी खुद को उनको अधिकार दे रखे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कई सारे एरिया को, कि अपने लोकल डिसीजन आप लोग अपने आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए। छठा शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर में, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को अलग से यहाँ पर ट्राइबल एरिया को अपने हिसाब से उनको लेकर चले, उसके लिए अधिकार देते हैं। क्यों? क्योंकि 73rd जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे द्वारा किया गया था, संविधान में संशोधन करके यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को, वो यहाँ पर उस लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, आदिवासी लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उसके चलते ये चीजें देखने को मिलती हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह, जहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाती है यहाँ पर इस तरीके से, वहां पर पार्लियामेंट या फिर स्टेट की पावर खत्म हो जाती है, वहां पर या तो गवर्नर की पावर चलती है और या फिर प्रेसिडेंट की पावर चलती है। इनके हिसाब से यहाँ पर काम आप लोग को देखने को मिलेगा। और छठा शेड्यूल मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर बारदोली कमेटी जो आप लोगों को कभी नहीं भूलनी है, ये इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि इसको आप लोगों को लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ट्राइबल कम्युनिटी, उनकी खुद की कल्चर होती है, तो उनकी कल्चर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप लोगों को इसको लेकर जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दूंगा इन सब चीजों के बारे में जो भी पढ़ाता हूं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोग जरूर कर लेना। और जो 3 काम आप लोगों को बोल रखे हैं वो भूला मत करो, वो आप लोग अच्छे से उसका अटेम्प्ट उसको करो जरूर। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर, अगर कोई भी आप लोग आज के डेट में जिस तरीके से रेगुलर आप लोग से आप लोगों को बोलता हूं ना कि आप लोग कोई ना कोई कमेंट लिखे, तो कई सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर जो भी रेगुलर यहाँ पर आंसर दे रहे हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो यार ये चीजें ना आप लोगों को पब्लिकली लिखना, पब्लिकली बोलना, ये सारी चीजें सबके बस की बात नहीं होती है। तो अगर आप लोग पब्लिकली लिख रहे हैं कुछ आकर, तो स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है लिखने के लिए, पर लेकिन कमेंट बॉक्स इसीलिए है ताकि वो हेजिटेशन आप लोग खोल सको, और कहीं भी आप लोग कुछ लिखने के लिए बोला जाए तो आप लोग वहां पर लिख सको। तो अपने आप को बांधो मत किसी भी चीज में, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो, अपने अंदर की पावर को पहचानो और उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर निकल कर आएगा, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है आप लोगों के साथ में, और बोला भी था मैंने कि यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर एडिटोरियल आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर कैसे पता चल जाता है कि इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा? तो भाई साहब 5 साल का एक्सपीरियंस यही तो होता है कि पता चलेगा कि यहाँ पर एडिटोरियल आएगा नहीं आएगा। यार देखो, एडिटोरियल ना हमेशा कोई इंपॉर्टेंट इशू होता है उसके ऊपर जरूर आता है, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल उसके ऊपर नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। सॉरी, एडिटोरियल, ठीक है। तो इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट इशू है तो उसकी सारी एंगल पता होने चाहिए बच्चों को बेसिकली, वो तो देश को पता होने चाहिए, देश के लिए होता है न्यूज़पेपर, आपको लोगों के लिए तो है नहीं, वो तो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लगे हो, वरना नॉर्मल इंसानों के लिए है न्यूज़पेपर, जो खासकर एक नॉर्मल जनता पढ़ती है, ताकि देश में क्या चल रहा है सबको पता चलता रहे चारों तरफ से, ठीक है। तो इसलिए एडिटोरियल में कई सारे एंगल यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अभी जो श्रीलंका है वो हमारा पड़ोसी देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग श्रीलंका की यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को श्रीलंका नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेसिकली नीचे आप लोगों को यहाँ पर श्रीलंका ये नजर आ गया। तो श्रीलंका जो है यहाँ पर ये हमारी कंट्री के साथ में काफी कनेक्टेड है, और यहाँ पर अगर बात करें श्रीलंका के अंदर जो भी चीजें देखने को मिलेगी तो हमारी कंट्री के ऊपर इंपैक्ट डालती है। तो यहाँ पर नॉर्मली बात करें तो एक हिस्ट्री है यहाँ पर। पहले यहाँ पर ये थे जिनका नाम था महिंदा राजपक्षे, यहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। फिर यहाँ पर काफी कुछ गलती सीधी हरकतें हुई और ये पावर से चले गए। महिंदा राजपक्षे यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए,
सॉरी मैत्रीपाला सिरिसेना यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए और रणिल विक्रमसिंघे जो थे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन दोनों के द्वारा गठबंधन की गवर्नमेंट चलाई गई, पर लेकिन इनकी बनी नहीं, एक दूसरे के साथ में सर फोड़ते रहे यहाँ पर, और बाद में चलकर इनकी जो है वो खस्ता हालत हो गई। अब फिर से यहाँ पर क्या हुआ, इनका पत्ता खत्म हो गया और फिर से वही हो गया कि तालिबान जो है वो तालिबान से रिप्लेस हो गया। यानी कि इन दोनों को खत्म करके बेसिकली मतलब महिंदा राजपक्सा को खत्म करके आए थे और फिर से महिंदा राजपक्सा का परिवार ही पावर में आ गया। आज की डेट में इनका जो भाई है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गया, गोटबिया राजपक्सा, और इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो पहले प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल ऐसे सोचे जैसे आज के में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, तो आगे चल के मोदी जी जो है वो प्रेसिडेंट इंडिया बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आज की डेट में ये जो परिवार था यहाँ पर ये राजपक्सा परिवार है, ये हमेशा चाइना की गोद में बैठा रहता है, इसके चलते हम लोग को दिक्कतें देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर बात करें ये वाला जो था, ये वाला थोड़ा सा हमारे फेवर में था, हालांकि बाद में आते आते इनकी कहानी जो है वो खस्ता हालत में कन्वर्ट हो गई। नॉर्थ ईस्ट अगर बात करें यहाँ पर, जैसे नॉर्थ ईस्ट काफी इंपोर्टेंट इशू हो जाता है, तो साउथ ईस्ट में जब साउथ सदर्न रीजन में जाएंगे तो यहाँ पर श्रीलंका और तमिलनाडु के इशू भी आप लोग कई बार यहाँ पर इंपोर्टेंट देखने को मिलेंगे। एक अमेंडमेंट आप लोग को बताता हूं, हालांकि आर्टिकल में ये नहीं है, एक्स्ट्रा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 13th अमेंडमेंट यहां पर किया गया था बेसिकली 1987 में, काफी पुरानी बात है, बाबा आदम के जमाने की। उस टाइम पर क्या था, काफी बुरी हरकतें चल रही थी श्रीलंका के अंदर में, तो यहां पर राजीव गांधी जी के द्वारा यहां पर JR राज्यवर्धने के साथ में जो कि प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर श्रीलंका के, मिलकर काम किया गया कि कैसे जो सिविल वॉर चल रही है उसका सोल्यूशन निकालना है। तो 13th अमेंडमेंट यहां पर देखने को मिला था, तो उसके चलते ये बोला गया कि हम लोग को यहां पर जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो यहां पर जो दादागिरी दिखाती है आज की डेट में यहां पर बेसिकली, जो कि यहां पर हमारी कंट्री की जो तमिलियन कम्युनिटी है उनके साथ में, तो दिक्कतें नजर आती है। मैंने बोला था, याद रखिएगा, रोहिंग्या कम्युनिटी जो होती है वो म्यांमार से निकल कर आती है, सिन्हाला कम्युनिटी होती है वो श्रीलंका से निकल कर आती है। और अब आप लोगों को बताना है, जिंगजियान कम्युनिटी में जहां पर चाइना अटैक कर रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, वो कम्युनिटी का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये है बेसिकली यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया था कि एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, हाउसिंग में, लैंड में, पुलिसिंग में, तो जो भी यहाँ पर चीजें चल रही है, तो प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, ये सिन्हाला कम्युनिटी चाहती है बस उनके पास में रहे। तो इसके चलते झड़प देखने को मिली, तमिलियन कम्युनिटी को यहाँ पर बेसिकली सप्रेस करने की कोशिश की गई। तो सिन्हाला और तमिलियन को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के साथ साथ में कैसे इनको आगे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस दिया गया था इस 13th अमेंडमेंट में। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं कि एक 13th अमेंडमेंट है चीजों को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब जो डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों में यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उसके बारे में बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि हमारे देश के फिशरमैन को यहाँ पर बेसिकली श्रीलंका की जो नेवी है उनके द्वारा पकड़ा गया, और उसके चलते श्रीलंका जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा भी रहता है हमारी कंट्री के फिशरमैनों के ऊपर। उसके पीछे रीजन ये है, हमारे देश के फिशरमैन जो है वो ट्रोलर यूज करते हैं। ट्रोलर क्या होता है यहाँ पर, ये नीचे से मछली को जो है वो नहीं एक तरीके से गोद भरकर नीचे से पकड़ के लेके आता है पूरा, और फिर जब यहाँ पर निकल कर आता है तो कुछ इस तरीके से मछली आप लोगों को यहाँ पर भरी हुई नजर आएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये सारी मछलियां जो हैं ये यहाँ पर हमारे द्वारा वहां से उठा ली जाती हैं, और जबकि श्रीलंका में ये ट्रोलर जो है वो बैन कर रखे हैं। ये माना जाता है कि इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है यहाँ पर, इसमें बच्चे भी और सारी इस तरीके से कछुए भी, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर सब कुछ निकल कर आता है, और ये एक तरीके से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो श्रीलंका के अंदर इसको बैन कर रखा है, पर लेकिन हमारी कंट्री के जो मछुआरे हैं वो यहाँ पर इसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो चिड़ा रहता है। बाकी अगर बात की जाए, अगर किसी कंट्री को यहाँ पर आज की डेट में मछली पकड़ने का ये काम करना है पर्टिकुलर एरिया में जाकर, तो मुद्दा ये रहता है कि 200 न्यूटिकल माइल्स तक आप लोग ये काम कर सकते हो अगर यूएन क्लोज के हिसाब से यहाँ पर बात करें, यानी कि 200 न्यूटिकल माइल्स तक आप लोग जाकर यहाँ पर मछली पकड़ सकते हो। यहाँ तक आप लोग यहाँ पर एक सेकेंड, यहां तक आप लोग यहाँ पर आकर बेसिकली आप लोग मछली पकड़ सकते हो। इसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये श्रीलंका का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक मछली पकड़ ली, ठीक है, तो ये लाइन है यहाँ पर, फिर इसके आगे श्रीलंका का एरिया स्टार्ट हो जाएगा ये इस तरीके से। तो कई बार हमारे फिशरमैन जो है ये लाइन क्रॉस यहाँ पर कर जाते हैं और श्रीलंका की साइड में जैसे ही चले जाते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर श्रीलंका की नेवी जो है उनको पकड़ लेती है। और इंपॉर्टेंट बात ये, हमारी जो नेवी होती है ना वो तो बेसिकली इनके साथ में इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करती है, पर लेकिन श्रीलंका की नेवी जो है वो कोई भी कसर नहीं यहाँ पर छोड़ती है। वो हमेशा हमारे फिशरमैन के खिलाफ वो हथियार लिए खड़ी रहती है, और यहाँ पर कभी भी उनको वार्निंग नहीं देती है, या तो डायरेक्ट गोली चलाते हैं या फिर पकड़ लेते हैं, उनकी नाव पकड़ कर ले जाते हैं, उनको एक तरीके से बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे से वो ऐसी हरकतें न करें। जबकि हमारी जो नेवी है वो उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करती उस लेवल पर जैसे श्रीलंका नेवी हमारे जो मछुआरों को ट्रीट करती है। तो जैसा मैं आप लोगों को अगर बताऊं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई किसान होता है ना, किसान के पास में मान लीजिए ट्रैक्टर है, ठीक है,
या फिर उसके पास में बैल है जिससे वो खेतों को जोतता है, अगर वही उससे छीन लिया जाए तो किसान कैसे काम करेगा? तो किसान तो एक तरीके से नहीं निहत्था हो जाएगा, उसके पास में कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल ऐसे सिपाही से उसके हथियार छीन लिए, अब वो क्या सीमा पर खड़ा हुआ वो सुरक्षा कर पाएगा देश की? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यहां पर मुद्दा ये बन जाता है कि आप लोगों को बेसिकली उनकी नाव छीनकर बेसिकली अपने पास रख लेते हैं, और फिर वहां पर क्या होता है, वो सड़ती रहती है, फिर अपने मछुआरों को दे देते होंगे, पता नहीं, वो तो अलग बात है। पर मुद्दा ये रहता है कि आधे से ज्यादा दिक्कत तो तमिलनाडु के अंदर ये देखने को मिल जाती है फिशरमैन की। तो ये एक काफी बड़ा इशू रहता है। इसी के चलते एक स्कीम का जिक्र थोड़ा किया गया जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बोलते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इस स्कीम आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी अब यहाँ पर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो स्कीम थी इसको बोला गया यहाँ पर, इसके अंदर टोटल मिलाकर सागर जो मित्रा है यहाँ पर, कोस्टल जो एरिया है उसमें जो फिशर विलेज है यहाँ पर, ये तो 3477 के करीब सागर मित्रा जो है इन द कोस्टल जो एरिया है यहाँ पर, उसको बेसिकली यहाँ पर रजिस्टर किया गया। इसके चलते यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई आने वाले 5 साल में, और इनहेंस किया जाएगा यहाँ पर जो प्रोडक्शन है यहाँ पर फिशरी का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ी जाए। तो लगभग यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में 2024-25 तक यहाँ पर तो यहाँ पर एक तरीके से 222 तक यहाँ पर ले जाने की बात की जा रही है 2024-25 तक का। इससे फिशर जो है उनकी भी एक तरीके से फिशरी जो मछली पकड़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो एक तरीके से जो इस एरिया में जो फार्मर है तो उनको भी फायदा होगा। आप लोगों को पता है 2022 तक का फार्मर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर फिशरमैन को भी यहाँ पर साथ में लेकर चला जा रहा है, मछुआरों को भी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो कोस्टल एरिया है उसमें हम लोग काफी अच्छे से काम कर पाएंगे और काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इंडिया और श्रीलंका के लिए अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो 1974 में यहाँ पर एक तरीके से बॉर्डर एग्रीमेंट किया गया, दोनों कंट्री इंडिया और श्रीलंका मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते इनके द्वारा इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन यहाँ पर खींची गई दोनों कंट्री के बीच में, जो कि यूएन क्लोज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज एंड सीज, जो मैंने आप लोगों को बताया भी थी यहाँ पर, इसके हिसाब से यहाँ पर ये लाइन बनाएगी कि भाई साहब यहाँ तक आप लोग मछली पकड़िएगा और यहाँ तक हम लोग मछली पकड़ लेंगे। तो दोनों ने अपनी लाइन खींची यहाँ पर लेकिन वो जो लाइन है वो बार बार क्रॉस हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है दोनों कंट्री के बीच में, जिसके ऊपर बार बार बात करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। एक इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, जिसका नाम है कच्चदीव आइलैंड। तो ये जो आइलैंड वाला एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आइलैंड वाला एरिया आज के डेट में श्रीलंका के अंडर में है, पर लेकिन ये हमारा एरिया था, हम लोगों ने श्रीलंका को ये आइलैंड वाला एरिया दे दिया। इसके आसपास में हमारे देश के जो मछुआरे थे वो बेसिकली मछली पकड़ा करते थे, पर आज की डेट में ये श्रीलंका है बेसिकली उसके अंडर में यहाँ पर ये है, तो उसके चलते यहाँ पर ये वाला एरिया भी कई बार डिस्प्यूटेड एरिया में आता है। तो यहाँ पर भी आज के डेट में मछली पकड़ते हुए हमारे जो एरिया के जो लोग हैं वो जाते हैं तो दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो पाक स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ये पर्टिकुलर एरिया श्रीलंका के द्वारा आज की डेट में, ठीक है। तो श्रीलंका को 1974 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यहाँ पर दे दिया गया था। हालांकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो यहाँ पर इसके लिए अपोजिशन में थी, पर लेकिन वही है कि यहाँ पर जब पॉलिटिशियन अपने हिसाब से काम करते हैं तो फिर ये सारी चीजें फिर इस तरीके से हो जाती हैं कि हाँ चलो अब तो इसको कंप्लीट कर ही देते हैं रिलेशन अच्छे बनाने के लिए। अगर ढंग से आप लोग लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पाक स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को ये गल्फ ऑफ मन्नार आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर पाक बे हो गया, इसके बीच में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और रामेश्वरम यहाँ पर वो एरिया है जहां से एपीजे अब्दुल कलाम सर आया करते थे, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जाफना वो एरिया है जहां पर हमारी कंट्री के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए गए हैं, बहुत सारे घर वगैरह का कंस्ट्रक्शन हमारे देश के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग यहाँ पर आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ में सदर्न इंडिया के भी कई सारे इश्यूज हम लोगों ने कवर कर लिए। श्रीलंका के साथ में यहाँ पर जो इश्यूज देखने को मिल रहा है फिशरमैन मछुआरा वाला, ये वाला इशू, तो अभी यहाँ पर जो संपदा स्कीम है यहाँ पर ये जरूर याद रखेगा मत्स्य संपदा स्कीम, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें यार देखिए आप लोगों को क्लियर रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ये बेसिकली है फॉरेस्ट के बारे में और फॉरेस्ट राइट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर बेसिकली कई सारी बातें इस तरीके से समझाई गई हैं कि आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो स्कीम जो है प्रोग्राम जो है वो है तो, पर लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए यहाँ पर उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, जिसको FRA आप लोग बोलते हैं। तो FRA जो है यहाँ पर लगभग 15 साल से हो गया हमारे देश में, इनके लगभग 2006 में यहाँ पर ये एक्ट लाया गया था। तो आज के डेट में हम लोग 2021 में इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की डेट में भी यहाँ पर इसको ढंग से जो है वो यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर नैनो मैगजीन में जब लिखते हो तो अच्छी राइटिंग आती है और हिंदू में लिखते हो तो राइटिंग अच्छी नहीं आती है तो यार हिंदू में ना जब लिखते हैं तो सुबह सर्दी बड़ी रहती है, ठीक है, तो पेन पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उसकी वजह से थोड़ी सी राइटिंग भी इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो हालांकि राइटिंग तो नॉर्मल है, ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छी नहीं है, पर हाँ फिर भी शाम वाली वीडियो में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि हाथ से पेन पकड़ना आसान रहता है, थोड़ा मौसम सही रहता है। सुबह सुबह मौसम आप लोगों को पता है तो उसकी वजह से हो जाता है इधर उधर थोड़ा पेन, ठीक है, तो मैनेज कर लिया करो उसको, कोई नहीं यार, ठीक है।
आगे चलते हैं यहाँ पर। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली एप्लीकेशन काफी सारे आए थे, बोला गया इसके लिए रिसीव किए गए जो एप्लीकेशन यहाँ पर अगर बात करें तो इतने सारे, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो 40,50,602, यानी कि 42,50,602 यहाँ पर इनके सामने ये क्लेम किया गया फॉरेस्ट जो भी ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास में पहुंचे। पर लेकिन 46% लोगों के ही एप्लीकेशन जो है यहाँ पर उनको बेसिकली टाइटल दिए गए, ठीक है। बाकी के सारे जो है वो छोड़ दिए गए और यहाँ पर उनको ढंग से इंप्लीमेंट भी नहीं किया गया। अब जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर यानी कि जंगलों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको कैसे आप लोग लेकर चलोगे, तो ये समझने वाली बात है। उनकी जिंदगी को आप लोग कैसे लेकर चलो, कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करो, तो सारी दिक्कतें यहाँ पर फिर निकलकर सामने आने लगती है। तो जरूरी है कि आप लोग उसको ढंग से लेकर चलो। तो पिटीशन भी यहाँ पर पहुंची थी यहाँ पर कोर्ट के अंदर में कि मास रिजेक्शन देखने को मिला था गुजरात के अंदर में, काफी सारे लोगों को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, उनके हक उनको नहीं मिले। तो पिटीशन पहुंचे यहाँ पर एक तरीके से, तो बोला गया कि यहाँ पर गलत है, फिर से आप लोग इसको चीजों को लेकर चलो। बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर भी यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिली यहाँ पर कि जिसके द्वारा प्लॉट क्लेम किया गया है, ठीक है, और जो उसको प्लॉट को लिए बैठा है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, किसी और का प्लॉट कोई और लिए बैठा है, ठीक है। तो ऐसे भी दिक्कत यहां पर देखने को मिली। जितना प्लॉट यहां पर दिया गया है उतना एरिया कागज में ज्यादा लिखा हुआ है, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसको छोटा दे रखा है। तो ऐसी भी हरकतें यहां पर निकल कर आई। वेलफेयर डेवलपमेंट की स्कीम रूरल डेवलपमेंट वाले एरिया में जो चलती है नॉर्मली, फॉरेस्ट वाले एरिया में वो इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है। तो ये भी इशू आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। यानी कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो यहां पर आज के डेट में इससे रिलेटेड देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। अगर बात करें यहां पर, तो आप लोग को चीजों को ढंग से लेकर चलना चाहिए। तो इश्यूज जो है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे, उनको आप लोग देखिए यहाँ पर क्या क्या इसके अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग उनको आइडेंटिफाई करिए, उसके चीजों को आप लोग ढंग से लेकर चलिए। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें अगर इसके अंदर भी, अगर हम लोग देखें यहाँ पर पहली स्टेज क्या होती है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बेसिकली एक तरीके से फॉरेस्ट राइट कमेटी। तो फॉरेस्ट राइट कमेटी जो यहाँ पर ग्राम सभा के 2/3 आप लोग यहाँ पर मेंबर इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर उसके जो भी यहाँ पर इसको बनाने की बात की गई थी, जो प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करने की बात की गई थी, इसको लेकर वो प्रोसीजर भी यहाँ पर फॉलो नहीं किए जाते हैं। और कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लिए यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर नोटिस को मिलता है, उसके बेस पर काम करती है। तो मतलब जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ना, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है अगर यहाँ पर ढंग से देखा जाए तो। नॉमिनेशन मेंबर जो यहाँ पर तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी के अंदर, वे भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैनर में उनको नॉमिनेट नहीं किया जा रहा है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसके अंदर होना चाहिए। तो आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर जब जाओगे तो वुमेन आप लोगों को देखने को ही नहीं मिलेगी, जबकि फॉरेस्ट को सहज कर रखने में वुमेन का जो है वो काफी बड़ा रोल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर सामने निकल कर आती है, जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। ओवरव्यू में आप लोगों को यहाँ पर देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर है, याद रखेगा। अगर बात करें पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी काफी ज्यादा जरूरी रह जाती है, तो उनको प्रॉपर फाइनेंस और इंसेंटिव भी मिलने चाहिए। हमारे देश में अगर टोटल आप लोग फॉरेस्ट और ट्री, यानी कि जहां जहां पर पेड़ पौधे और जहां जहां पर बेसिकली प्रॉपर एक जंगल है, टोटल 24% हमारी धरती का आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर बेसिकली 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है। नॉर्मल तो ये 21% है, पर लेकिन अलग अलग अगर पेड़ भी गिनने लगे, मान लीजिए एक बाग है आप लोगों के खेतों के पास में और एक आप लोग घर के अंदर में 2-3 पेड़ खड़े हुए हैं, तो उनको पेड़ को अलग अलग गिनना और फॉरेस्ट को गिनना, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो 24% है यहाँ पर बेसिकली दोनों को मिलाकर, और 21% आप लोग याद रखेगा ओनली फॉरेस्ट कवर नजर आएगा। तो यानी कि ट्री जो है लगभग 2.89% यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया पर है, जबकि हमारे देश में 8% यहाँ पर वर्ल्ड का फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि पेड़ पौधे और फूल पत्तियां हैं, जीव जंतु हैं, पर लेकिन 18% पॉपुलेशन है हमारे देश में आज की डेट में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक डेटा है जो कि आप लोग कई बार आप लोगों से यहाँ पर अगर एग्जाम में कुछ लिखने के लिए आए और वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, तो आइडिया एक होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है, याद रखिएगा, बोन चैलेंज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बोन कहां पर है पहले आप लोग ये देखिए, ये यहां से मैं आप लोगों को बोन लेकर चल रहा हूं। बोन आप लोगों को देखने को मिलेगा जर्मनी के अंदर में। तो जर्मनी के अंदर यहां पर एक सिटी है बोन, तो वहां पे जाकर बेसिकली बात की गई बोन चैलेंज के बारे में। तो यहां पर ये बोला गया बोन चैलेंज के अंदर कि 150 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड एंड जो डिफॉरेस्टेटेड लैंड है उसको आप लोग रीस्टोर करोगे, यानी कि फिर से उस लैंड को अच्छा बनाओगे और उसके ऊपर आप लोग फॉरेस्ट लेकर आओगे। और 2020 से लेके यहाँ पर 350 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक का यहाँ पर और आगे लेकर चलोगे आप लोग। यहाँ पर 150 यहाँ पर 2020 तक का और 350 2030 तक का। तो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा मिलकर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो मुझे लगा इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर होना चाहिए। बाकी जो आर्टिकल मैंने बताया था आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा यहाँ पर, वो है बेसिकली इंडिया का क्या क्या यहाँ पर दबदबा है आज के में पर्टिकुलर एरिया में, जब बात करते हैं आसपास वाले एरिया को लेकर। अभी ये बोला गया कि देखिए इंडिया के सामने 2 चैलेंज काफी बड़े हैं। पहला चैलेंज तो यहाँ पर अफगानिस्तान का मुद्दा, जब यहाँ पर यूएस से बाहर निकल के गया तो अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाकर रखनी है, वो काफी बड़ा इशू बन गया। इंपॉर्टेंट क्यों था वो हमारे लिए? इंपॉर्टेंट ये था कि एक तो हमने काफी ज्यादा डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर कर रखा है, जिसके चलते वो सारा डेवलपमेंट जो है तालिबान के आते बर्बाद हो जाएगा, हमारा ये इशू था।
दूसरा यहाँ पर ये इशू था कि कल को चलकर अगर कोई यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर होगी, तालिबान आएगा, तो हमारी कंट्री का जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया था उसको यहाँ पर सिक्योरिटी का थ्रेट होने लगता है, यहाँ पर वो दिक्कतें देखने को मिलती। तीसरी हमारे लिए खतरा ये है कि यहाँ पर जैसे तालिबान आ गया, अब तालिबान जो है वो माना जाता था कि पाकिस्तान की हार्ट की कठपुतली है, तो कल को चलकर तालिबान को इंडिया के खिलाफ जो है पाकिस्तान यूज कर सकता था। तो इसके चलते हम लोग यहाँ पर बेसिकली टेंशन हम लोग को देखने को मिली। तो ये सारे मुद्दे मैंने आप लोग को बताए थे। तो इसी मुद्दे के साथ साथ में अभी यहाँ पर एक और मुद्दा सबसे बड़ा हमारे सामने निकल कर आया, वो है कोरोना वायरस का। तो ये दो बड़े चैलेंज यहाँ पर अभी इंडिया के सामने सबसे बड़ा है, एक तो अफगानिस्तान का और दूसरा कोरोना का। अफगानिस्तान के मुद्दे पर अगर मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं तो इनके द्वारा ये बोला गया कि आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर काफी बड़ा एक टेरर ग्रुप जो है वो पावर में आ गया है। दूसरा यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर नारकोटिक्स यानी कि नशीले जो पदार्थ हैं उनकी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली खरीद फरोख्त देखने को मिलेगी। मास स्केल पर वहां पर लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन ह्यूमन प्रैक्टिस वहां पर की जा रही है तालिबान के द्वारा, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो यूएसए की पॉलिसी के ऊपर जो हम लोग इतना ट्रस्ट कर रहे थे कि यूएसए वहां पर रहेगा और सारी चीजें शांति से चलती रहेंगी और इतना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया, तो उसका कोई सोल्यूशन नॉर्मली यहाँ पर अच्छे से निकला नहीं अगर ढंग से देखा जाए तो। यानी कि यूएसए जो है वो तो यहाँ पर अपना दुम दबा कर निकल लिया। अब हमने जो डेवलपमेंट किया है तो वो यहाँ पर कैसा रह गया, जबकि चाइना अगर बात करें, रसिया और इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली पाकिस्तान, उसने तालिबान के साथ में कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन बनाए हमसे ज्यादा। तो वहां पर अफगानिस्तान के अंदर जब यहाँ पर बेसिकली आज की डेट में खत्म हुआ, वहां पर यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का पावर वहां से खत्म हुई, तो तुरंत वहां पर ये इनके सर पर आकर बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। पर हम लोग देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं आज के में, प्रॉपर तालिबान के साथ में हमारे कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इससे कैसे हम लोग लोकल एरिया में लीडर बन पाएंगे। तो पहला मुद्दा तो यहाँ पर ये काफी बड़ा है कि आज की डेट में जो अफगानिस्तान के अंदर हमारे जो फेवरेट लोग भी हुआ करते थे वहां पर, अशरफ गनी भाई, ये सब लोग जो थे, उनको भी हम लोग प्रोटेक्ट ढंग से नहीं कर पाए तालिबान के रूल के सामने। तो ये काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली। तो इस तरीके से हम लोग लोकल लीडर कैसे बन पाएंगे, हम तो यहाँ पर बेसिकली लोकल एरिया में लीडरशिप निभा ही नहीं पा रहे हैं, फेल हो चुके हैं हम लोग अफगानिस्तान में, इवन अपने दोस्तों को भी वहां से बचाने में। तो ऐसे थोड़ी ना लीडरशिप होती है कि तुम अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पा रहे हो, तो ये लीडरशिप किस काम की रह गई। तो पहला मुद्दा ये तो यहाँ पर ठीक है। दूसरे मुद्दे में यहां पर बात की जा रही है, अगर आज के में बात करो, चाइना के साथ में डील करने में हम लोग बिल्कुल ही कहीं ना कहीं एक तरीके से उस लेवल पर नहीं पहुंचे जैसा पहुंचना चाहिए था। क्योंकि चाइना जो है आज के में, चाहे नेपाल की बात कर लीजिए, भूटान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, श्रीलंका की बात कर लीजिए, इंडियन ओशन की बात कर लीजिए, एक जाल बिछाकर बैठ गया हमारे आसपास में। तो चाइना को भी हम लोग उस लेवल पर जाकर टैकल नहीं कर पा रहे हैं जैसे चाइना को टैकल करना चाहिए था। उसके इक्के दुक्के कुछ ऐप वगैरह हम लोग बैन कर देते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह, पर लेकिन रियलिटी में चाइना जो हरकतें कर रहा है उसको खामियाजा भुगतना चाहिए, वो हम लोग उसको नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। हालांकि भूटान वाले एरिया में हम लोगों ने अच्छा काम किया, वो अप्रिशिएट करने लायक भी बात आप लोग बोल सकते हैं, पर फिर भी जैसी टक्कर चाइना को मिलनी चाहिए। हालांकि ये वाली गवर्नमेंट तो फिर भी कहीं टक्कर दे रही है, पहले वाली गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती थी कहीं ना कहीं, तो जिसके चलते चाइना की हरकतें बढ़ती हुई जाती थी। तो ये एक और इशू आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट मुद्दा। पाकिस्तान के साथ में डील करने में अभी फिलहाल हमारे रिलेशन सबसे लो लेवल पर चल रहे हैं, तो उसको कैसे डील करके चलेंगे। अभी हमारे कंट्री के बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशन थे, उस पर उठाकर बेसिकली यहाँ पर नहीं, यूएसए ने भी प्रतिबंध लगा दिए। देखा ना अभी बांग्लादेश की जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसके ऊपर, वो भी उस टाइम पर जब हमारे सेलिब्रेशन बांग्लादेश के साथ में चल रहा था 1971 की वॉर का, उस टाइम पर ये हरकतें की गई बेसिकली यूएसए के द्वारा। तो यानी कि कोई आकर कुछ भी करके चला जा रहा है। म्यांमार के अंदर अगर देख लिया आज आप लोग, यहाँ पर म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल कर रही है, हम लोग उसके ऊपर बोल ही नहीं रहे। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसी ऐसी हम लोग काम करेंगे तो कैसे हम लोग यहाँ पर ग्लोबल लीडर बनेंगे। तो ग्लोबल लीडर तो बनने लायक हमारी हरकतें ही नहीं है, हम लोग कैसे ग्लोबल लीडर की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। आइए अब न्यूज एनालिसिस का पोर्शन यहां पर देखते हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो हमारा अभी कंप्लीट हो गया, तो इसके चलते यहां पर टोटल मिलाकर इनके द्वारा 11 ऐसे जो एक्ट हैं, जो बेसिकली बिल है वो पास किए गए। फार्म लॉ जो रिपील वाला बिल था वो किया गया, डैम सेफ्टी वाला था, इसी के साथ में एसेट्स जो रिप्रोडक्टिव, ये नहीं था एक्चुअली, मैंने आप लोग से डिस्कस भी किया था यहाँ पर, टेक्नोलॉजी जो रेगुलेशन बिल, सरोगेसी वाला भी डिस्कस किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च अमेंडमेंट बिल हो गया, ठीक है। एप्रोप्रिएशन जो बिल हो गया, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जज सैलरीज वाला बिल हो गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वाला, इसमें सीबीआई, और हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि कैसे उसको आगे लेकर चलना है, ठीक है। सीबीआई जो उसके बारे में बात की थी, सीबीआई में कैसे आप लोगों को चेंज लेके आना है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में कैसे चेंज लेके आना है, वो वाली बात होगी। तो सीवीसी में हो गया, ठीक है। नार्कोटिक्स वाले में कि हाँ शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, वो वाली बातें, और इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल जो कि अभी यहाँ पर इशू बना हुआ है, वो वाली बातें। सबसे जो हाउल्ला वाला था वो था यहाँ पर क्या, ये याद रखिएगा, फार्म लॉ को रिपील करने का। तो आर्टिकल 245 के अंदर यहाँ पर ये काम किया है, किसी भी लॉ को बनाना और उसको रिपील करने का काम। तो इस आर्टिकल को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछे तो क्लियर रहेगा।
एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि पार्लियामेंट जो है वो साइने डाई एक तरीके से कर दी गई, यानी कि एडजन साइने डाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लोग याद रखेगा, इसको बेसिकली बोला जाता है कि विदाउट डे, यानी कि बिना ये डिफाइन किए हुए कि आगे कब मिलेंगे उसको बंद कर देना, यानी कि आगे की डेट डिफाइन नहीं की है और उसको खत्म कर देना, तो इसको एडजन साइने डाई बोलते हैं। दो शब्द आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, एक तो होता है एडजन। एडजन का मतलब होता है कि एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक वीक के लिए, इनके स्पेसिफाई कर रखा है कि तब उसके बाद में मिलेंगे, पर लेकिन साइने डाई में कोई ऐसा स्पेसिफाई किया नहीं है, बस यहां पर खत्म कर चले गए। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग यहां पर याद रख लीजिएगा। तो यहां पर सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जब टर्मिनेट की जाती है, एडजन की जाती है, साइने डाई प्रोरोगेशन की जाती है, तो ये शब्द यहां पर यूज किए जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें तो ऑफिस जो स्पीकर या फिर चेयरमैन राज्यसभा के अंदर में और लोकसभा में स्पीकर के हाथ में पावर होती है ये काम करने की, ठीक है। प्रोरोगेशन के बारे में याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन इशू करते हैं, इसके साथ में यहां पर जो हाउस है वो अपने काम देखता है, तो प्रेसिडेंट जो है यहां पर एक तरीके से ये प्रोरोगेट कर सकते हैं हाउस जब सेशन में होता है। डिसोल्व करने का मतलब होता है कि लोकसभा को डिसोल्व कर दिया, पर लेकिन राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसोल्व ही नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में याद रख लेना। डिसोल्व करना एंड एक तरीके से एंड करने की बात होती है, हाउस को खत्म कर देना, फिर से इलेक्शन हो गए, फिर से आएगा, तो प्रेसिडेंट जो है वो डिसोल्व कर सकते हैं यहां पर, तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसी के साथ में यहां पर जो आप लोगों को याद रखना है, तो एक यहां पर अगर बात करें कोर्ट के अंदर भी यहां पर ये वर्ड यूज किया है, ठीक है। अगर एडजन कर दिया मैटर साइने डाई कोर्ट के अंदर में, तो इसका मतलब है कि जब फर्दर नोटिस आएगा तब उस मैटर को सो कोर्ट जो है वो सुनेगा, तब तक वो मैटर ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। और डिफरेंस मैंने दोनों के बीच में बता दिया कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर आईटी जो है वो रेड मार रही है चाइनीज मोबाइल जो फिल्म के ऊपर, उसके बारे में बात की जा रही है। चाइना की कई सारी कंपनी थी उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर। तो हमारी कंट्री में जो टैक्स डिपार्टमेंट है तो सेंट्रल डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, वो ये सारे काम करता है जब आईटी की रेड पड़ती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखेगा। वैक्सीन मैत्री इंडिया और म्यांमार के बीच में, तो वैक्सीन मैत्री में कोविड-19 की दवाई पड़ोसी देशों को प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, तो म्यांमार को भी प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंट्री के जो हर्षवर्धन श्रृंगला है जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो मालदीव, भूटान, इनके साथ में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सबको हम लोगों ने ये दवाई प्रोवाइड कराई और अभी आगे भी इनको प्रोवाइड कराएंगे। पाकिस्तान इस लिस्ट में मेंशन नहीं था, तो वैक्सीन मैत्री कोविड-19 की दवाई प्रोवाइड कराने का प्रोग्राम था हमारा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहां पर अमित शाह जी के द्वारा भी यहां पर वुमेन कमांडो गार्ड बनाने की बात की जा रही है। आगे आने वाले टाइम में यहां पर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर एक कमांडो गार्ड यहाँ पर करेंगे वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि आज के डेट में मेल डोमिनेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं वुमेन इंपावरमेंट के फील्ड में, अगर आप लोग यहाँ पर बात करें तो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे यहां पर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर यहां पर अभी सख्ती बिल लेकर आया जा रहा है। पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। अगर कोई भी यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी होती है बेसिकली लड़कियों के खिलाफ, ठीक है, वुमेन के खिलाफ या फिर बच्चों के खिलाफ, 30 दिन में उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और इंडियन पिनल कोड जो यहां पर 326 है, भारतीय दंड संहिता, उसमें बोला गया कि यहां पर बेसिकली अगर किसी के ऊपर कोई तेजाब एसिड अटैक करता है तो 15 साल मैक्सिमम, और यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी उसको दिया जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी अगर उसकी फेस की होगी तो पैसा उसी से निकाला जाएगा जिसने हरकतें की है। तो ये सख्ती जो क्रिमिनल जो बेसिकली लो है, इसके बारे में याद रखेगा। ये किसका है? अफगानिस्तान, उसका सॉरी महाराष्ट्र का, ठीक है। एक इंपोर्टेंट लीडर थे सीनियर कांग्रेस के जिनका नाम था पीटी थॉमस, वो हमारे बीच में नहीं रहे। तेलंगाना का जो एक स्टूडेंट है उसने सुसाइड कर लिया। ये काफी बड़े मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो आप लोग यहां पर नंबर याद रखिएगा। ये है यहां पर बेसिकली 4066202000। अगर कभी सुसाइड करने का मन किसी के दिमाग में आए तो यहां पर बात कर लेना। बेसिकली यहां पर ये माना जाता है कि कुछ सोल्यूशन यहां पर ये प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर AERV के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं आर्मर इंजीनियर। बेसिकली यहां पर रिकंसेंस जो व्हीकल है हमारे देश में, वो बनाया गया किसके द्वारा? ये बनाया गया BEL के द्वारा, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक जो बेसिकली लिमिटेड है पुणे के अंदर, उसके द्वारा बनाया गया, और DRDO के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और आर्मी जो चीफ है उनका नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवाने, उनके द्वारा यहां पर बेसिकली इसको आगे बेसिकली इंड्यूस करने के लिए हरी झंडी दिखाई गई, ठीक है। ये छोटा सा यहाँ पर INS जो तिरंगनी है उसके ऊपर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है साउथ जो नेवल कमांड का, तो इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो चेंज किया गया एज को, तो बोला है एज को चेंज करना ओनली काबिल नहीं है। यहाँ पर आगे चल के आप लोगों को 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था 1968 में कि एज ये होनी चाहिए, तो उसके अंदर चेंज करेंगे। मैरिज एक्ट के अंदर चेंज किया जा रहा है, वो आप लोगों को बताइए। आप लोगों को पोक्सो के अंदर 18 साल बच्चा मानते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को और भी कई सारे जैसे राइट ऑफ द चिल्ड्रन है यहाँ पर फ्री एंड एजुकेशन, उसके अंदर आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। मन के इसके अंदर चेंज करने का मतलब कि जहां जहां पर 18 साल आप लोगों ने एज फिक्स रखे हैं, बहुत सारे और भी चेंज करने पड़ेंगे, ये बताया गया बेसिकली, ठीक है। ये आज का सुडोकू है आप लोगों के सामने, और यहाँ पर आप लोगों को ये चाइनीज हांगकांग के इलेक्शन के बारे में बात करिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। इजराइल PM जो है USA से मिलेंगे तो उन्हें मिलते रहे, हमारे लिए कोई काम का नहीं है।
चाइनीज सिटी जो है वो 13 मिलियन जो यहाँ पर बेसिकली लोग हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है कोविड-19 के चलते, यानी फिर से चीजें बढ़ रही हैं। तालिबान ने थैंक्स बोला यूएन को, क्योंकि यूएन बोल रहा है उसको पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पर पैसा तो तुमको मिल जाएगा, पर लेकिन तुम तो पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, तो फिर उसका क्या करें। तो वो भी मुद्दा यहाँ पर काफी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मुद्दा एक छोटा सा आप लोग को देखने को मिलेगा, यहां पर बात की जा रही है सेबी के बारे में। तो सेबी किस तरीके से यहां पर काम कर रही है फार्म सप्लाई के लिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए जो अभी सेबी काम कर रहा है। बेसिकली सेबी कैसे काम कर रहा है तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ठीक है। तो यहां इसके बारे में सुनिए अभी क्या क्या बातें की जाती है। ये जो आर्टिकल है ये इकोनॉमी के बारे में है, और ये इकोनॉमी के बारे में आर्टिकल है, इसी के साथ में एग्रीकल्चर के साथ भी कनेक्टेड है। तो थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। यहां पर बात की जा रही है डेरिवेटिव ट्रेड के बारे में, ठीक है, और इसी के साथ में कमोडिटी के बारे में। डेरिवेटिव ट्रेड क्या होता है और कमोडिटी क्या होती है, पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग के बारे में, तो इसमें क्या होता है, इसमें परचेज और सेल किए जाते हैं डेरिवेटिव्स, यानी कि माल बोल सकते हैं एक तरीके से, जो भी कमोडिटी बेची जा रही है, ठीक है, गेहूं उड़द दाल जो भी यहां पर चल रहे हैं। तो इसमें मुद्दा ये रहता है कि आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग को पता है कि मार्केट में कई सारे सामान बेचे जा रहे हैं, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया। तो यहां पर ये सामान बेचे जा रहे हैं कि ये तो एप्पल हो गया, ये बनाना हो गया और ये ऑरेंज हो गया। अब आप लोगों को लग रहा है कि यार आज जो है वो है बेसिकली मान लीजिए 22 से 23 तारीख, ठीक है, मान लीजिए आज 23 तारीख है जैसे। तो यहां पर अगर आज की डेट में आप लोग यहां पर ये एप्पल आज की डेट में अगर खरीदते हैं, तो ये एप्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एप्पल आप लोगों ने खरीद लिया, और आप लोगों को लग रहा है कि ये एप्पल आगे चलकर इसका प्राइस और ज्यादा डाउन होने वाला है, तो आप लोग इसको खरीदोगे नहीं, बोलोगे अभी इसका प्राइस और ज्यादा डाउन होगा ना तब इसको खरीद लेंगे, ठीक है। पता चला यहां पर ये जो बनाना है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसको क्या करते हैं, खरीद कर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार फास्ट आने वाला है, मंडे का लोग फास्ट रखते हैं, फिर जन्माष्टमी का फास्ट रखते हैं, तो पहले इसको खरीद लेते हैं ताकि वहां पर उस टाइम पर इसके प्राइस न बढ़े। ऑरेंज के साथ में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। तो इंसान क्या करते हैं, अगर नहीं खरीदेंगे क्यों, क्योंकि प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, चलो बाद में खरीद लेंगे, अगर बढ़ रहा है तो एकदम खरीद लो उसको, वरना प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो उछाल आता है यहां पर ये जो प्राइस में, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारा काम किया जाता है बेसिकली ट्रेडिंग मार्केट के अंदर में, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग, एक तरीके से परचेज और सेल करना शेयर मार्केट के अंदर में, पहले से ही एजप्शन लगा के कि ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा, तो उसके बेस पर पहले से ही सामान को खरीद लेना और बेच देना। तो कुछ ऐसा फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मुद्दा जब यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ में होता है तो दिक्कतें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मार्केट में दाम, टमाटर अगर आज के में 100 रुपए केजी हो गए, ठीक है, तो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी, लोग जो है सड़कों पर उतर आएंगे। तो इसलिए यहां पर ये दिक्कतें हैं कि इसलिए बोला गया कि इसको थोड़ा साइड में करते हैं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा बैन कर दिया गया कि डेरिवेटिव जो ट्रेड्स है यहां पर 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर उनको साइड में किया जाएगा। तो यहां पर जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव जो एक्सचेंज है फॉर ए ईयर, तो उस पे यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को नहीं मिलेगी, उसको साइड में किया जाएगा। इसमें क्या क्या, जैसे चना हो गया, चने की दाल होती है ना, ठीक है, गेहूं हो गया, ठीक है, इसी के साथ में चावल हो गए, सोयाबीन हो गया, ठीक है, यहां पर आप लोगों को मस्टर्ड सरसों देखने को मिलेगी, पाम ऑयल हो गया। तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि यहां पर दिक्कत क्रिएट कर रही थी, उनका जो भाव है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो इसके चलते यहां पर ये सिस्टम निकाल के आया। कमोडिटी जो डेरिवेटिव मार्केट से यहां पर एक तरीके से ये काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के थ्रू यहां पर ये चीजें आप लोगों को नजर आती हैं। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के बारे में मैंने बता दिया आप लोग, यहां पर फाउंड किया गया था 1953 में, कमोडिटी सेक्टर में देखने को मिलेगा, जो मुंबई में हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ये रेगुलेटेड बॉडी है बेसिकली, जो आज के डेट में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये सारी चीजें आप लोग को नजर आएंगी। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारे जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर उसमें कवर किया गया कि 7 कमोडिटी जो है उनको अभी बैन कर दिया गया 1 साल के लिए। तो आप लोग बोलोगे यार इसको क्यों कर दिया, इसके पास में कहां से पावर आ गई, तो यहां से इसके पास में पावर आ गई, और ऑलरेडी जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया सेबी के हाथ में पावर है। रीजन क्या था? रीजन था इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, महंगाई क्यों बढ़ती है, तो महंगाई का मैंने बताया था आप लोगों को कि डिमांड पुल, मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गया, जिससे गुब्बारों में हवा की जो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गई, ठीक है, उसकी वजह से मतलब एक तरीके से भारी महंगा हो गया, तो फिर दिक्कतें देखने को मिली। बुलेटिन यानी कि आप लोगों की सैलरी बढ़ गई तो यहां पर इसका प्राइस बढ़ गया। तो कई सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को नजर आते हैं। तो यही था इसको यहां पर बैन करने का। एक तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही थी, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही थी। टाइम टू टाइम नंबर याद मत रखना ये कितनी बढ़ रही है, क्या हो रहा है, ये अब बढ़ रही है कल वो घट जाएगी, ठीक है। जो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो यहां पर काफी डबल डिजिट में पहुंच गया, तो इसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिल गई कि यहां पर इन्हीं का प्राइस बढ़ गया। दूसरे यहां पर फ्यूचर के लिए स्टॉक करके लोगों ने रखना स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब इसको रख लेते हैं, पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। जैसे नहीं कई सारे बच्चों को मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मैंने कहा पॉलिटिकल लेक्चर डाउनलोड करके रख लेना, पता चला आगे चल के ना मिले, क्या दिक्कतें हो जाए। कई बार ऐसा होता है दिक्कत हो जाती है चैनल के अंदर, तो उसकी वजह से फिर दिक्कत होती है। उनको डाउनलोड करके रखे हैं बहुत सारे बच्चों ने, तो सारे पॉलिटिकल लेक्चर जो जिसको लगता है ऑनलाइन देखना है ऑनलाइन देख लो, वरना डाउनलोड करके भी रखो उनको, वैसे डाउनलोड करके रख लो, और ऑनलाइन तो बस देखते ही रहो जैसा आप लोगों को सुटेबल लग रहा है, ठीक है, तो वो आप लोगों के हाथ में है। तो ये सारी चीजें एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं डाउनलोड कर करके नहीं, यहाँ पर स्टॉक कर करके रख लेते हैं।
एक इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल कमोडिटी और इसी के साथ में डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो यहां पर ये ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज का काम करता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी जो कमोडिटी यानी कि माल जो होता है जो भी बेचा जाता है, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो 2003 में यहां पर बनाई गई थी कंपनी एक्ट के अंदर, जो कि 1956 का एक्ट है उसके हिसाब से। तो इंडिया के अंदर यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईसीआईसी हो गया, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया, ये भी कई सारे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में 25 जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यहां पर रहते हैं, और जो नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव जो एक्सचेंज यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली रन किया जाता है, जो बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, विद नो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर का इनका कोई डायरेक्ट नहीं होता है, पर हाँ ये अलग रहता है। तो इसके साथ में भी कुछ बातें आप लोगों से पूछ ली जाए तो ये मत बोलना कहां से आ गया क्वेश्चन, ओके। बाकी बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर नए 33 यूनिकॉर्न ऐड कर दिए गए हैं, हमने यूके को रिप्लेस कर दिया, टॉप पर यूएसए और चाइना, और फिर इंडिया यहां पर पहुंच गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में नई नई कंपनियां बन रही हैं, तो हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। बाकी ये अच्छी खबर आई निकलकर गेम की साइड से, इंडिया ने पाकिस्तान को यहां पर हराया, तो इसके चलते ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हमारे हिस्से में आ रहा है। तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, यहाँ पर अश्वनी यादव के द्वारा आंसर दिए गए, सी राजगोपालचारी वो आंसर आप लोगों को होगा था। आर्टिकल 23 रिप्रोबेशन के बारे में बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करी थी, इसी के साथ में जो वोटिंग राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जय जेटली कमेटी आप लोगों को मैंने डिस्कस की थी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पूछा था, तो अच्छे से आंसर इनके द्वारा दिए गए। तो इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। तो यही था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।